V19 अध्याय 181 ऐसा एहसास मानो जीवन शिखर पर है। जू जियाक्सिन एक पल के लिए असमंजस में पड़ गई। जब जू जियाक्सिन ने अपने स्टोव को क्लास 4 में प्रमोट किया था तो उसने पहले ही अपने दिमाग में आए विचार को पक्का कर लिया था। हालांकि अगर वह दृढ़ निश्चय भी होती तो भी यह बेकार था, क्योंकि इस विचार के लिए निर्णय लेने वाला जू जियाक्सिन के नियंत्रण में नहीं था। यह इस युवा की राय पर निर्भर करेगा। जू जियाक्सिन ने तुरंत अपने विचार नहीं बताए। इसके बजाय वह काउंटर पर चली गई और एक दस्तावेज निकाला जो बहुत पहले तैयार किया गया था और कहा, लिन युआन, इसे देखो। जू जियाक्सिन एक निर्णायक व्यक्ति थी और हमेशा दृढ़ संकल्प के साथ काम करती थी। अन्यथा वह क्रिएशन मास्टर के समर्थन के बिना इस स्टो को क्लास 3 में बढ़ावा नहीं दे पाती। वास्तव में लिन युआन से मिलने से पहले उसका स्टो क्लास 4 में पदोन्नति से केवल एक कदम दूर था। जब जू जियाक्सिन ने इस विचार के बारे में सोचा तो उसने तुरंत इस दस्तावेज का मसौदा तैयार कर लिया था। हालांकि ये दस्तावेज 1 महीने से अधिक समय से यहाँ था और हर बार जब जू जियाक्सिन के पास कोई अलग विचार आता तो वह दस्तावेज को निकाल देती। अनजाने में उसने पहले ही इसे कम से कम 3 बार संपादित कर लिया था। प्रत्येक संपादन जू जियाक्सिन को अत्यधिक पीड़ा पहुंचाता था, लेकिन वह प्रत्येक संपादन करते समय बेहद दृढ़ निश्चयी होती थी। जब लिन युआन ने दस्तावेज पढ़ा तो वह अपनी भौहें ऊपर उठाए बिना नहीं रह सका। उसने चुपचाप आह भरी। जैसा कि उम्मीद थी, मैंने सही अनुमान लगाया। हालांकि दस्तावेज की सामग्री ने लिन युआन को काफी झटका दिया। जू जियाक्सिन का दस्तावेज वास्तव में एक सहयोग समझौता था और इसकी विषय वस्तु बहुत सरल थी। ये वर्तमान सहयोग मॉडल को बनाए रखने के लिए था और जू जियाक्सिन के स्टो से होने वाले लाभ का 20% लिन युआन को जू जियाक्सिन को माल की आपूर्ति जारी रखने के लिए पारिश्रमिक होगा। साथ ही जू जियाक्सिन ने आपूर्ति मात्रा बढ़ाने के लिए लिन युआन को एक शर्त के रूप में स्टो के 30% शेयर भी दिए। 30% शेयर एक अतिरिक्त बोनस था जिसमें 20% मुनाफा शामिल नहीं था। अगर स्टो बिकने के बाद बंद हो जाता तो भी लिन युआन को 30% शेयरों से मुआवजा मिलता। बेशक इसके लिए एक शर्त थी। लिन युआन को 30% शेयर बेचने की अनुमति नहीं थी, जबकि स्टो अभी भी सामान्य रूप से चल रहा था। इस सहयोग समझौते को ध्यान से पढ़ने के बाद लिन युआन को आश्चर्य हुआ। ये समझौता क्लास 5 स्टो द्वारा अपने मुख्य क्रिएशन मास्टर के साथ काम करते समय प्रदान किए गए समझौतों से कम 2 गुना अच्छा था। क्लास 5 के अधिकांश स्टो उन्हें समर्थन देने वाले क्रिएशन मास्टर के लिए बहुत बड़ा बोनस प्रदान करते थे, लेकिन केवल कुछ ही ऐसे होते थे जो क्रिएशन मास्टर को स्टो के शेयर देने के लिए तैयार होते थे। लिन युआन को पहले से ही पता था कि जू जियाक्सिन एक ऐसा व्यक्ति था जो आध्यात्मिक सामग्री की गुणवत्ता पर जोर देता था और एक बहुत ही ईमानदार व्यवसायी था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि जू जियाक्सिन में वास्तव में इतनी हिम्मत होगी। लिन युआन ने चुपचाप इस सहयोग समझौते की व्यवहार्यता पर विचार किया। उसने जू जियाक्सिन द्वारा पेश की गई बेहतर शर्तों के साथ अनुचित होने की कोशिश नहीं की। आखिरकार लिन युआन 8 साल की उम्र से ही अपना खुद का फेस्टो संभाल रहा था, इसलिए वह पहले से ही एक व्यवसायी था। लिन युआन मुख्य रूप से जू जियाक्सिन को सामान देने के लिए तैयार थी, क्योंकि वह गंभीर रूप से घायल फे को सुरक्षित रखने का जोखिम उठा रही थी जो उसके लिए मर सकते थे। अन्यथा लिन युआन को सिनेबार स्वीट ओस्मांथस और सिनेबार ओस्मांथस हॉवथिया जैसे फे प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता। लिन युआन की वर्तमान संपत्ति के साथ भी वह सिनबर स्वीट ओस्मांथस प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन वह अभी भी सिनबर ओस्मांथस हॉवथिया प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा। संक्षेप में, सिनेबार ओस्मांथस हॉवथिया का मूल्य सिल्वर स्टैमिंग गोल्ड लस्टर कैसिया के समान था। सिल्वर स्टैमिंग गोल्ड लस्टर कैसिया शरीर में अशुद्धियों को खत्म कर सकता है, जबकि सिनेबार ओस्मांथस हॉवथिया आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ा सकता है। सिनबर ओस्मांथस हॉवथिया भले ही सिल्वर स्टैमिंग गोल्ड लस्टर कैसिया जैसा न हो, दुनिया में ऐसे केवल 2 ही थे, लेकिन ये भी काफी दुर्लभ था। ये जू जियाक्सिन के निवेश और प्रयास के कारण था। लिन युआन इसे महसूस करने में सक्षम था, इसलिए वह जू जियाक्सिन के स्टो में सामान की आपूर्ति करने के लिए तैयार था। अन्यथा अगर लिन युआन सच में फे बेचना चाहता था तो उसने उन्हें बिना किसी नुकसान के फे स्टो पर बिक्री के लिए रख दिया होता। आखिरकार चाहे वह कितने भी फे को बिक्री के लिए रखे, सभी कुछ ही सेकंड में छीन लिए जाएंगे। लिन युआन द्वारा उपलब्ध कराए गए फेयर्स की तुलना रेडियंस फेडरेशन के बाजार में उच्च मांग से की जाए तो उनकी आपूर्ति सागर में एक बूंद के समान थी। हालांकि लिन युआन को यह स्वीकार करना पड़ा कि जू जियाक्सिन द्वारा प्रस्तावित इस सहयोग समझौते में ऐसी शर्तें थीं जो लिन युआन को एक व्यवसायी के रूप में असहमत होने की अनुमति नहीं देती थीं। जू जियाक्सिन का स्टो अब पहले से ही क्लास 4 का था। लिन युआन जू जियाक्सिन द्वारा पेश किए गए शेयरों को बेचने में सक्षम नहीं हो सकता था, लेकिन 30% शेयरों से मिलने वाला लाभांश पहले से ही एक बड़ी राशि थी। इसके अलावा 20% लाभ भी अतिरिक्त था, जिससे लाभ के 2 स्तर बन गए।
सभी गणनाओं के बाद लिन युआन को केवल जोउ जियाक्सिन को अधिक सामान प्रदान करना था और जोउ जियाक्सिन के संचालन से 41% का शुद्ध लाभ प्राप्त करने में सक्षम होगा। ऐसा लाभ वास्तव में महत्वपूर्ण था। इसके अलावा लिन युआन मुफ्त में सामान प्रदान नहीं कर रहा था, क्योंकि जोउ जियाक्सिन को अभी भी उस कीमत पर सामान खरीदना होगा जो उन्होंने पहले निर्धारित की थी। जोउ जियाक्सिन ने देखा कि लिन युआन लगातार इस समझौते को पढ़ रहा था और वह घबराया हुआ महसूस कर रहा था। उसे सच में डर था कि लिन युआन उसे अस्वीकार कर देगा, लेकिन अगर उसे मुनाफे के बंटवारे की संख्या बढ़ानी पड़ी या शेयरों की संख्या बढ़ानी पड़ी तो वह ऐसा नहीं कर सकता था। जोउ जियाक्सिन ने पहले ही लिन युआन के साथ स्टोक के शुद्ध लाभ का 41% हिस्सा बांट लिया था और फिर भी उसे सामान खरीदने के लिए अतिरिक्त पैसे खर्च करने पड़े। सभी गणनाओं के बाद जोउ जियाक्सिन ने वास्तव में उतना नहीं कमाया जितना वह क्लास 3 स्टोर चला रही थी। क्लास 4 स्टोर क्लास 3 स्टोर से 2 गुना बढ़ा था और जोउ जियाक्सिन को स्टोर के 2 और कर्मचारी रखने पड़े। स्टार वेब में क्लास 4 स्टोर खोलने के लिए आवश्यक रखरखाव के साथ जोउ जियाक्सिन के हाथ में ज़्यादा पैसा नहीं आएगा। एक व्यवसायी के नज़रिए से जोउ जियाक्सिन का फैसला समझदारी भरा नहीं था। हालांकि जोउ जियाक्सिन सिर्फ एक व्यवसायी नहीं थी, वह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति भी थी। 5 साल पहले जोउ जियाक्सिन ने बहुत मेहनत से क्लास 1 स्टोर विकसित किया था, जब तक कि यह अब क्लास 4 स्टोर नहीं बन गया। जोउ जियाक्सिन को साफ पता था कि अगर उसने लिन युआन के साथ गहन सहयोग नहीं किया और अगर उसने एक दिन उसके स्टोर को आपूर्ति बंद करने का फैसला किया तो उसका क्लास 4 स्टोर तुरंत अपना मुख्य विक्रय बिंदु खो देगा। फिर स्टोर की प्रतिष्ठा बुरी तरह से गिर जाएगी। वास्तव में जब लिन युआन ने सामान की आपूर्ति की थी तो जोउ जियाक्सिन को एक प्रकार की खुशी का अनुभव हुआ था जो उसने स्टोर संचालित करते समय महसूस नहीं किया था। पहले वह ग्राहकों को अपने स्टोर में आध्यात्मिक सामग्री और फे खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने के लिए तरह तरह के तरीके सोचती थी। हालांकि अब ग्राहक ही थे जो लिन युआन द्वारा सप्लाई किए गए कांस्य यूसनिया और एलीट स्पिरिट साइफन गोल्डफिश को खरीदने के लिए तरह तरह के अच्छे शब्द कहते थे। ये सचमुच एक संतोषप्रद अनुभूति थी। दुकान में अपना सारा प्रयास लगाने और दूसरों से अपना सामान बेचने के लिए विनती करने के बाद ये सचमुच एक परम आनंद था जिसे केवल जीवन के शिखर पर ही महसूस किया जा सकता था। अगर जोउ जियाक्सिन को ऐसी भावना का वर्णन करना होता तो वह शायद उछल पड़ती और चिल्लाती, कितना ऊंचा! मुझे लगता है जैसे जीवन शिखर पर है। पिछले कुछ महीनों के अनुभवों ने जोउ जियाक्सिन की आंखें खोल दी थीं। स्टोर को कैसे मैनेज करना है इस बारे में उनकी अवधारणा में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन साथ ही उनमें महत्वाकांक्षा नाम की एक चीज़ भी पैदा हुई। जोउ जियाक्सिन की इच्छा थी कि जब तक वह जीवित थी वह अपने स्टार वेब स्टोर को कक्षा 5 तक बढ़ावा देना चाहती थी। जब से जोउ जियाक्सिन के दिमाग में यह विचार कौंधा था तब से यह और भी मजबूत होता जा रहा था। आखिरकार ये पहले से ही अपरिवर्तनीय था। हालांकि जोउ जियाक्सिन समझ गई कि अगर वह स्टोर को कक्षा 5 में बढ़ावा देना चाहती है तो उसे इस युवक पर भरोसा करना होगा। जैसे ही जोउ जियाक्सिन को लगा कि उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा है कि वह बाहर निकल जाएगा, और जब वह इतनी घबरा गई थी कि उसका गला सूख रहा था, उसने देखा कि युवक ने अपना सिर उठाया और धूप जैसी मुस्कान दी। उन्होंने अपने छोटे छोटे सफ़ेद दांत दिखाते हुए कहा, बड़ी बहन शिन द्वारा पेश की गई शर्तें बहुत अच्छी हैं। मैं सहयोग समझौते में बताई गई शर्तों से सहमत हूँ। हम सहयोग कर सकते हैं। लिन युआन के शब्दों और धूप की मुस्कान ने जोउ जियाक्सिन को उसके दिल को वापस उसके मूल स्थान पर लाने की अनुमति दी, जबकि उसके दिल में परमानंद की लहर थी। जोउ जियाक्सिन जानती थी कि एक बार जब युवक के साथ यह समझौता हो गया तो भले ही यह अज्ञात हो कि उसका स्टोर क्लास 5 तक पहुंच सकता है या नहीं, ये निश्चित रूप से अपनी क्लास 4 की स्थिति को बनाए रखेगा। लिन युआन, अब जब आप स्टोर के बॉस भी हैं तो मैं आपको इस अवधि के दौरान विस्तृत लाभ रिपोर्ट दिखाऊंगा। लिन युआन ने उनसे हाथ मिलाया और कहा, बड़ी बहन शिन, मैं केवल समझौते के अनुसार सामान उपलब्ध कराऊंगा। मैं स्टोर के प्रबंधन में शामिल नहीं होऊंगा। लिन युआन के शब्दों ने जोउ जियाक्सिन के दिल को मजबूत कर दिया। उसे सच में डर था कि लिन युआन स्टोर के लिए विभिन्न प्रबंधन विधियों को बदलना चाहेगा। लिन युआन के पास मना करने के बहुत ही साधारण कारण थे। सबसे पहले, उसके पास स्टोर के प्रबंधन में जोउ जियाक्सिन की मदद करने का समय नहीं था। दूसरे, जोउ जियाक्सिन प्रबंधन के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे थे और उनके पास देने के लिए कोई राय नहीं थी। तीसरा, स्टोर लड़ाकू श्रेणी के स्पिरिट क्यूई पेशेवरों की टीम के समान था। प्रत्येक टीम का सदस्य अपनी राय देने में सक्षम हो सकता है, लेकिन टीम में केवल एक नेता और एक मुख्य आवाज़ हो सकती है, खासकर युद्ध के दौरान। अन्यथा, 2 आवाज़ें पूरी ताकत को 2 हिस्सों में विभाजित कर सकती हैं, भले ही उद्देश्य आगे बढ़ना हो। लेकिन जब 2 ताकतें एक ही उद्देश्य की ओर बढ़ रही हों तो दोनों ताकतों के बीच निहितार्थ और हस्तक्षेप होंगे। लिन युआन ने समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए एक कलम का इस्तेमाल किया और स्टार वेब कानूनों के साथ इसे सत्यापित करने के बाद यह अब आधिकारिक रूप से प्रभावी था। जोउ जियाक्सिन के मन का बोझ आखिरकार आज हल हो गया था।
उस समय जो जियाक्सिन ने देखा कि लिन युआन की पतली हड्डियों वाली उंगलियों ने कलम और दस्तावेज को काउंटर पर रख दिया। बड़ी बहन शिन, चूंकि मैं पहले से ही स्टो की बॉस में से एक हूं, तो मैं भी इस स्टो में योगदान दूंगी। कुछ समय बाद मैं शायद अब कांस्य यूसनिया की आपूर्ति नहीं करूंगी। इसके बजाय उन्हें सिल्वर यूसनिया में बदल दिया जाएगा। लिन युआन के शब्दों ने जो जियाक्सिन को बहुत खुश कर दिया। अगर लिन युआन सिल्वर यूस्त्रियास प्रदान कर सकता है तो स्टो सिल्वर यूस्त्रियास पर भरोसा करके कक्षा 5 में प्रवेश कर सकता है, और ये लगभग निश्चित था। लिन युआन ने वास्तव में उसके लिए एक बहुत बड़ा सुखद आश्चर्य लाया। जो जियाक्सिन पहले से ही अपने स्टो में ग्राहकों की कल्पना कर सकती थी जो स्टो में उन सिल्वर यूस्त्रिया को खरीदने के लिए पागल हो रहे होंगे। जो जियाक्सिन वास्तव में योजना बना रहा था कि सभी भावी ग्राहकों को सिल्वर यूस्त्रियास की खरीद के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए एक निश्चित खरीद कोटा तक पहुंचना होगा। जो जियाक्सिन की दुकान में ऐसे फे और आध्यात्मिक तत्व बेचे जा रहे थे जो बुनियादी थे लेकिन उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी थी। ये सभी बुनियादी आध्यात्मिक तत्व ऐसी चीज़ें थीं जो ज़्यादातर स्टार वेब स्टोर में उपलब्ध थीं। हमेशा से जो जियाक्सिन के पास प्रतिस्पर्धा करने की कोई क्षमता नहीं थी और वह हमेशा बेहतर गुणवत्ता पर भरोसा करता था। हालांकि अब सिल्वर यूसनिया के साथ जो जियाक्सिन उन्हें स्टोर में सभी मौलिक आध्यात्मिक सामग्रियों की बिक्री को बढ़ाने के लिए कोर के रूप में उपयोग कर सकता था। जो जियाक्सिन यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाई कि जब उसने लिन युआन के साथ संबंध बनाने की पूरी कोशिश की थी तो यह इन सभी वर्षों के बाद स्टो के लिए उसका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा निर्णय था। अतीत में जो जियाक्सिन ने हमेशा महसूस किया था कि चाटुकारिता का उच्चतम स्तर कोई निशान या उपस्थिति छोड़े बिना चाटुकारिता करना है, लेकिन अब उसने अपने मूल विचार बदल दिए थे। चाटुकारिता का उच्चतम स्तर कोई निशान और उपस्थिति नहीं छोड़ना था, साथ ही खुद चाटुकारों का एक बड़ा समूह प्राप्त करना था। जो जियाक्सिन के साथ समझौते की पुष्टि करने के बाद लिन युआन ने बहुत सारे निम्न श्रेणी के ऊर्जा अयस्क और सामान्य स्पिरिट साइफन गोल्डफिश खरीदे, जिससे यह एक फलदायी यात्रा बन गई। लिन युआन इस स्टो का मालिक भी हो सकता है, लेकिन उसके और जो जियाक्सिन के बीच व्यापार अभी भी व्यापार ही था। जिस तरह जो जियाक्सिन को उससे फे खरीदने के लिए खर्च करना पड़ता था, उसी तरह उसे भी स्टो से आध्यात्मिक सामग्री और फे खरीदने के लिए खर्च करना पड़ता। हालांकि जब लिन युआन जो जियाक्सिन के स्टोर से कुछ भी खरीदता था तो उसे शुद्ध लाभ में 41% का मुआवजा भी मिलता था। लिन युआन, जिसने भारी मात्रा में ऊर्जा अयस्क खरीदे थे, वह कई दिनों और महीनों की बचत के बाद काफ़ी मात्रा में रेडियंस डॉलर बचाने में सक्षम था। सामान बेचने के बाद लिन युआन ने स्टार वेब छोड़ दिया। नए पते के कारण लिन युआन ने रेडबर्ड सिटी के जिया क्षेत्र में छोटे फे स्टोर से डिलीवरी का पता बदलकर रॉयल कैपिटल के बाहरी इलाके में मनों में रख दिया था। लिन युआन ने महसूस किया कि इस बार ऑस्ट्रिच लॉजिस्टिक्स विशेष रूप से तेज था और सामान पहुंचाने में 1 घंटे से भी कम समय लगा। ऐसा लग रहा था कि जो जियाक्सिन का वास्तविक पता भी रॉयल कैपिटल के पास ही था। ऑस्ट्रिच लॉजिस्टिक्स वास्तव में रेडियंस फेडरेशन में एक शक्तिशाली संगठन था। जब लिन युआन रॉयल कैपिटल से रेडबर्ड सिटी की यात्रा करता था तो भले ही वह प्लेटिनम डिवाइन ट्रैवल ब्लैक स्वेलो पर सवार होता, उसे भी 3 से 4 दिन लगते, लेकिन ऑस्ट्रिच लॉजिस्टिक्स के कुरियर हमेशा 3 घंटे के भीतर सामान पहुंचाने में सक्षम होते थे, चाहे पता कोई भी हो। यह मूल रूप से इस तथ्य के कारण था कि ऑस्ट्रिच लॉजिस्टिक्स ने एक अद्वितीय स्थानिक प्रकार के फे को पाला था। इस तरह के स्थानिक प्रकार के फे लंबी दूरी के टेलीपोर्टेशन का संचालन करने में सक्षम थे। यही कारण था कि ऑस्ट्रिच लॉजिस्टिक दुनिया में एक विशालकाय बनने में सक्षम था। लिन युआन ने देखा कि आहनेंग 1 दर्जन से ज़्यादा कांस्य फे स्टोरेज बॉक्स ले जा रही थी। चूंकि पिछले कुछ महीनों में आहनेंग लिन युआन की खास कुरियर बन गई थी, इसलिए लिन युआन को लगा कि वह धीरे धीरे एक अनुभवी व्यक्ति बन रही थी। हालांकि कुछ चीज़ें अपरिवर्तित रहीं, आहनेंग की लापरवाही और आशावाद। आहनेंग ने लिन युआन को देखते ही जल्दी से अपना हाथ हिलाया और कहा, मिस्टर लिन, क्या मैं इस बार तेज नहीं हूँ? चूंकि मिस्टर लिन ने पता बदल दिया है, इसलिए आहनेंग को इतने लंबे समय तक टेलीपोर्ट नहीं होना पड़ेगा, जिससे मुझे चक्कर आ रहा है। आया। जब आहनेंग ने लिन युआन की ओर हाथ हिलाया तो वह भूल गई कि वह कांस्य फे स्टोरेज बॉक्स ले जा रही थी। नतीजतन आहनेंग ने शर्मिंदगी से अपने छोटे बैंगनी लाल बालों को रगड़ा और कांस्य फे भंडारण बक्से को जमीन पर व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। लिन युआन ने भारी मात्रा में निम्न श्रेणी के ऊर्जा अयस्क खरीदे थे और 1 दर्जन से अधिक कांस्य फे भंडारण बक्सों के बिना वे फिट नहीं होते। लिन युआन ने आकर आहनेंग की मदद की। कांस्य फे स्टोरेज बॉक्स को व्यवस्थित करने के बाद आहनेंग ने अपने छोटे बालों को झटकते हुए, अपने 2 छोटे बाघ के दांत दिखाते हुए दयनीय आवाज में कहा, मिस्टर लिन, नए कुरियर 3451। आहनेंग शायद कुछ समय तक डिलीवरी नहीं कर पाएंगे। लिन युआन ने आहनेंग की बात सुनी और उसकी बात जारी रखने की प्रतीक्षा करते हुए उसकी ओर देखा। आहनेंग ने 2 बार अनिच्छा से पलकें झपकाईं, फिर उसने एक बेहद आशावादी मुस्कान प्रकट की। आहनेंग ऑस्ट्रिच गिल्ड क्लब की एस टूर्नामेंट रिजर्व टीम की सदस्य है।
अगले 2 महीनों में एस टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा, इसलिए आह नेंग को विशेष प्रशिक्षण के लिए टीम में वापस लौटना होगा। लेकिन एस टूर्नामेंट के बाद नवागंतुक कुरियर 3451 अभी भी आपका विशेष कुरियर होगा। पिछले कुछ महीनों में जब भी लिन युआन के स्टोर से सामान डिलीवर होता या मिलता तो आह नेंग ही डिलीवरी करता। इसलिए लिन और आह नेंग वाकई करीबी परिचित बन गए थे। जिया क्षेत्र में वापस आकर जब लिन युआन को पता चला कि आह नेंग के पास स्वर्ण कवच भेदी कीट और कनस्तर शॉट कीट है तो उसे पता था कि शुतुरमुर्ग रसद में उसकी स्थिति सरल नहीं थी। जैसा कि अपेक्षित था, आह नेंग एक नवागंतुक था जिसे ऑस्ट्रिच लॉजिस्टिक्स द्वारा समर्थन प्राप्त था और वह ऑस्ट्रिच गिल्ड क्लब एस टूर्नामेंट रिजर्व टीम का सदस्य भी था जो ऑस्ट्रिच लॉजिस्टिक्स के अधीन था। ऑस्ट्रिच गिल्ड क्लब एक्सट्रीम गिल्ड क्लब से अलग था जिसमें झांग शियाओबाई और शिनयंग थे। एक्सट्रीम गिल्ड क्लब सिर्फ एक बी लेवल गिल्ड क्लब था, लेकिन ऑस्ट्रिच गिल्ड क्लब पूरे रेडियंस फेडरेशन में शीर्ष 16 गिल्ड क्लबों में से एक था और ए लेवल गिल्ड क्लबों का हिस्सा था। आह नेंग एस टूर्नामेंट के लिए शुभकामनाएं। जब तक आप वापस लौटेंगे तब तक आप नए कुरियर आह नेंग नहीं रहेंगे, आप वरिष्ठ कुरियर आह नेंग होंगे। इस अवधि के दौरान आह नेंग ने बहुत अच्छा काम किया है। आह नेंग की प्रशंसा शायद ही कभी की जाती थी, इसलिए जब लिन युआन ने उसकी प्रशंसा की तो वह बहुत खुश हुई और उसने अपने 2 छोटे बाघ के दांत दिखाए जिससे वह विशेष रूप से सुंदर लग रही थी। फिर मिस्टर लिन सीनियर कुरियर आह नेंग के एस टूर्नामेंट से लौटने का इंतजार करेंगे और फिर से आपके एक्सक्लूसिव कुरियर बनेंगे। एस टूर्नामेंट के दौरान मैं अपने प्रतिद्वंद्वी के दर्द को कम करने के लिए बुलेट ट्रेन का इस्तेमाल करूंगा। बोलते समय आह नेंग ने मुट्ठी बांधी मानो वह लिन युआन के सामने खुद को साबित करना चाहती हो और खुद को प्रोत्साहित करना चाहती हो। सामान प्राप्त करने के बाद लिन युआन ने इन सभी कांस्य भंडारण बक्से को जो निम्न ग्रेड ऊर्जा अयस्कों से भरे हुए थे स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में संग्रहित किया। जो जियाक्सिन के स्टोर से खरीदे गए निम्न श्रेणी के ऊर्जा अयस्कों और सामान्य स्पिरिट साइफन गोल्डफिश की व्यवस्था करने के बाद लिन युआन अपने कमरे में लौट आया और स्टार वेब में लॉग इन करने से पहले दूसरे स्टार वेब कार्ड में बदल गया। स्टार वेब में लॉग इन करने के बाद लिन युआन ने जीनियस से अपने विशेष कौशल का उपयोग करने और उसे पहनने के लिए एक मुखौटा में बदलने के लिए कहा। इस बार लिन युआन ने स्टार वेब में परचेज विद नो लॉस फेस्टो या क्लास 2 क्रिएशन मास्टर के स्टोर मालिक के रूप में लॉग इन नहीं किया। वह स्टार वेब में लड़ाकू क्लास स्पिरिट क्यूई पेशेवर ब्लैक के रूप में लॉग इन कर रहा था। इस बार लिन युआन का उद्देश्य टावर पर चढ़ना और सेलेस्टियल सीढ़ी को तोड़ना था। टावर पर चढ़ते समय वह अपनी ताकत और कमजोरी को महसूस करने के लिए इस प्रक्रिया का उपयोग करेगा। वह इस समय का उपयोग युद्ध के दौरान अपने नए उन्नत भागीदारों के साथ आपसी समझ और टीमवर्क विकसित करने के लिए भी कर सकता था। कॉम्बैट क्लास स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल की अपनी स्थिति को अलग कर लिया था। उन्हें उसके 2 स्टार वेब कार्ड के लिए अलग रखा गया था। लिन युआन की ब्लैक के रूप में स्थिति उपचार प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर स्वाभाविक रूप से लिन युआन के रिकॉर्ड से जुड़ी हुई थी जब उसने स्टार टॉवर पर चढ़ाई की थी। जब लिन युआन ने पहले स्टार टॉवर पर चढ़ाई की थी तो वह तब रुक गया था जब उसने आत्मा क्यूई पेशेवर को हराया था जिसके पास 3 कांस्य सांप प्रजाति के फे थे। उस समय लिन युआन का सबसे शक्तिशाली परी केवल उसका कांस्य ग्रेड चिमी था। अगर 3 सांप प्रजातियों के फे के साथ उस आत्मा क्यूई पेशेवर ने सार्वजनिक रूप से अपने फे की जानकारी नहीं दी होती तो लिन युआन पहले ऊपरी हाथ हासिल करने में सक्षम नहीं होता। लिन युआन ने लड़ाई जीतने के लिए चिमी को त्वरित आदेशों का इस्तेमाल किया और विशेष कौशल क्लियर स्काई के साथ साथ रणनीति का इस्तेमाल किया। वास्तव में सांप प्रजाति के परियों के साथ उस आत्मा क्यूई पेशेवर ने अपने परियों की जानकारी का खुलासा किया था क्योंकि वह सख्त अभिनय करने की कोशिश कर रहा था। लिन युआन को अभी भी याद था कि स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल ने सबसे ऊंची 37वीं मंजिल पर चढ़ाई की थी। लिन युआन के लिए वह केवल 22वीं मंजिल पर था, इसलिए उस स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल को अपनी श्रेष्ठता दिखाने का एक कारण मिल गया था। स्टार टॉवर की हर 10 मंजिल पर चढ़ना एक छलांग थी, इसलिए एक आत्मा क्यूई पेशेवर के लिए जो 37वीं मंजिल पर गया था उसने स्वाभाविक रूप से लिन युआन को गंभीरता से नहीं लिया था क्योंकि बाद वाला सबसे ऊंचा चढ़ना केवल 22वीं मंजिल पर था। फिर भी लिन युआन की राय में दूसरों के सामने अपने तुरुप के पत्ते उजागर करना सबसे मूर्खतापूर्ण विकल्प था। उस समय की तुलना में जब लिन युआन ने सर्प प्रजाति के परियों के साथ आत्मा क्यूई पेशेवर के साथ लड़ाई की थी, लिन युआन की ताकत में अब भारी बदलाव आया था। लिन युआन को टॉवर पर चढ़ते समय अभी तक हार का सामना नहीं करना पड़ा था, इसलिए स्टार टॉवर पर उसकी जीत की दर अभी भी 100% थी। लिन युआन ने अपने स्टार टॉवर व्यक्तिगत जानकारी कार्ड की जांच की। नाम काला, लिंग पुरुष, ऊंचाई 178 सेमी, वजन 61 किग्रा, स्टार टॉवर मंजिल 23वीं मंजिल, स्पिरिट क्यूई व्यवसाय हीलिंग टाइप पेशेवर, व्यवसाय रैंक सी रैंक, संकुचित आत्मा जीवन रूप मोरबियस कांस्य एक्स लीजेंड, 1000 सवाल जानवर कांस्य आई किंगदंती, ट्वाइलाइट स्टाबर्ट सिल्वर आई फैंटेसी आई, लाल कांटा कांस्य वीक महाकाव्य, एसिड कोरोजन क्वीन बी गोल्ड आई लीजेंड।
द्वंद्व रिकॉर्ड, द्वंद्व 23, जीत 23, हार 0, उच्चतम मंजिल 23। अपने निजी और अनुबंधित फे की जानकारी पढ़ते हुए लिन युआन संतुष्ट भाव से सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं पाया। यह उपलब्धि की एक बड़ी भावना थी क्योंकि ताकत में यह वृद्धि पिछले 4 महीनों में उसकी कड़ी मेहनत का नतीजा थी। वह अब पहले जैसा नहीं रह गया था। लिन युआन का व्यक्तिगत सूचना कार्ड लड़ाई के दौरान स्टार वेब पर केवल आवश्यक जानकारी, नाम, द्वंद्व रिकॉर्ड और आत्मा क्यूई व्यवसाय प्रदर्शित करेगा। यदि लिन युआन ने अपने अनुबंधित परियों में से किसी को प्रकट करना चाहा, तो उसकी पहली पसंद उसका कांस्य महाकाव्य लाल कांटा होगा, जिसकी गुणवत्ता अन्य की तुलना में सबसे कम थी। लिन युआन के अन्य फे की बात करें तो उनकी गुणवत्ता कम से कम लीजेंड की थी, और यहाँ तक कि सिल्वर फैंटेसी फे भी थे। उसे डर था कि यह इतना चमकदार होगा कि यह उसके प्रतिद्वंद्वी को अंधा कर देगा और रेडियंस फेडरेशन में भारी हंगामा मचा देगा। सिल्वर आई, फैंटेसी आई, जैस्मीन लिली, ब्रॉन्ज एक्स, लीजेंड स्पिरिट गैदर गोल्डफिश और ब्रॉन्ज एक्स, लीजेंड ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई सभी मॉबियस के विशेष कौशल स्पिरिट लॉक के अंतर्गत थे। इस प्रकार भले ही लिन युआन की व्यक्तिगत जानकारी मॉबियस को डेटा के हिस्से के रूप में दिखाए, लेकिन उन स्पिरिट लॉक किए गए फे को प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। अपनी जानकारी की जांच करने के बाद लिन युआन ने एक गहरी सांस ली और स्टार टॉवर को उसके लिए एक प्रतिद्वंद्वी से मिलाने दिया। जल्द ही लिन युआन का मुकाबला 24वीं मंजिल पर एक प्रतिद्वंद्वी से हुआ और उसने अपने प्रतिद्वंद्वी के व्यक्तिगत सूचना कार्ड की जांच की। नाम, वांग शुआई, स्पिरिट क्यूई व्यवसाय, रक्षा प्रकार पेशेवर, द्वंद्व रिकॉर्ड, द्वंद्व 1557, जीत 790, हार 767, उच्चतम मंजिल 31। लिन युआन ने चुपचाप अपनी भौहें ऊपर उठाईं। मेरा मुकाबला लिवर सम्राट 1 से हुआ। उसने वास्तव में 1557 द्वंद्व युद्ध लड़े हैं। हालांकि जब लिन युआन का मुकाबला वांग शुआई नामक प्रतिद्वंद्वी से हुआ तो वे दोनों दंग रह गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और पाया कि वे दोनों एक जैसे चांदी के मुखौटे पहने हुए थे। हालांकि लिन युआन के चांदी के मुखौटे में कुछ अलग पैटर्न थे, जबकि वांग शुआई का चांदी का मुखौटा शुद्ध चांदी के रंग से चमक रहा था। डिफेंस टाइप स्पिरिट क्यू प्रोफेशनल, वांग शुआई ने अचानक चौंक कर पूछा, क्या आप भी लॉर्ड ब्लैक के प्रशंसक हैं? लिन युआन को आखिरकार समझ में आ गया कि उसे कुछ जाना पहचाना क्यों लग रहा था। चांदी के मुखौटे के साथ यह काली पोशाक मिलस्टोन टाउन के बाहर लड़ाई के समय उसकी पोशाक लग रही थी। लिन युआन को उम्मीद नहीं थी कि ब्लैक के रूप में उनकी स्थिति इतनी प्रसिद्ध हो जाएगी। 4 महीने तक स्टार टॉवर से अनुपस्थित रहने के बाद उनका पहला द्वंद्व वास्तव में ब्लैक के एक प्रशंसक के खिलाफ था। जब वांग शुआई ने यह सवाल पूछा तो लिन युआन सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। चूंकि मैं अश्वेत हूं, इसलिए मुझे भी अश्वेतों का प्रशंसक माना जाना चाहिए, है न? इसलिए लिन युआन ने सिर हिलाया। अप्रत्याशित रूप से जिस क्षण लिन युआन ने सिर हिलाया, वांग शुआई अचानक दहाड़ उठा, लॉर्ड ब्लैक के पास आपके जैसा गैर पेशेवर प्रशंसक कैसे हो सकता है? आपने भले ही चांदी का मुखौटा पहना हो, लेकिन आपने काले कपड़े भी नहीं पहने हैं। लिन युआन अपने सिर को खुजाने से खुद को नहीं रोक पाया। उसने स्पिरिट क्यूई कपड़े पहने हुए थे जिसमें गहरे नीले और हल्के नीले रंग का मिश्रण था। उसके कपड़ों के रंग के कारण ब्लैक के प्रशंसक के रूप में उसकी पहचान पर वास्तव में संदेह किया जा रहा था और वह प्रशंसक होने के योग्य नहीं था। लिन युआन के लिए यह एक अजीब एहसास था। इससे पहले कि लिन युआन कुछ बोल पाता, वांग शुआई ने अचानक कहा, क्या तुम्हारा नाम वास्तव में ब्लैक है और तुम एक उपचार प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर भी हो? वांग शुआई गंभीर हो गया और लिन युआन को स्वीकृति भरी नजरों से देखा। हो सकता है कि पोशाक के विवरण पर आपका ध्यान अनुचित हो, लेकिन आप अन्य कारकों में काफ़ी पेशेवर हैं। मैं मानता हूं कि आप ब्लैक के पेशेवर प्रशंसक हैं। बाद में मैं आपके खिलाफ इतना कठोर नहीं रहूंगा। अपनी बात कहने के बाद वांग शुआई ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को अपने 2 अनुबंधित फे को बुलाने के लिए प्रसारित किया। उन्होंने 2 कांस्य फे को बुलाया। उनकी गुणवत्ता क्रमशः कुलीन और सामान्य थी। कांस्य अभिजात वर्ग की कुंडलित सींग वाली बकरी और कांस्य सामान्य मोटी ऊन वाली भेड़ें मूलतः रक्षा प्रकार की परी थीं। वांग शुआई को अपने परियों को बुलाते देख लिन युआन ने भी चिमी को बुलाया। जैसे ही लिन युआन ने चिमी को बुलाया, उसने वांग शुआई को चिल्लाते हुए सुना, यह क्या है? रक्षक के रूप में जिसने मिलस्टोन टाउन को शिखर वर्ग एक आयामी दरार के खिलाफ बचाया था, ब्लैक के बारे में कहा जा सकता है कि जब वहां के लोग संकट के समय में थे तब उसने अकेले ही की ज्वार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। यह अपने आप में एक चमत्कार था। यह घटना उस समय से भी अधिक चौंकाने वाली थी जब लियू जी रेडियंस 100 के अनुक्रम #39 ने शहर के लिए कीमती समय खरीदने के लिए कोल्ड फ्रॉस्ट सिटी के बाहर आने वाले आयामी जीवन रूपों का विरोध किया था। लियू जी रेडियंस फेडरेशन के बीच एक प्रसिद्ध स्टार थे और इस वजह से उन्होंने जो कुछ भी किया वह केवल सोने पर सुहागा ही कहा जा सकता है। यह एक फूलों की क्यारी की तरह था जिसमें सभी रंगों के फूल थे। भले ही कोई इसमें कई पेओनी लगा दे ताकि बगीचा चमकीला और रंगीन हो जाए, फिर भी यह एक फूलों की क्यारी ही थी।
हालांकि ब्लैक एक साधारण व्यक्ति संकट के समय में आगे आया था। वह हम लोगों में से उभरने वाले एक नायक की तरह था। उस समय उन्होंने सिल्वर फैंटेसी नस्ल के उपचारात्मक प्रकार के परी की क्षमता का उपयोग किया था, जो कटे हुए अंगों को पुनः विकसित कर सकता था, जो एक आश्चर्यजनक उपलब्धि थी। हालांकि उस समय लिन युआन चुपचाप चले गए थे और उन्होंने कोई प्रशंसा या स्टार वेब का साक्षात्कार स्वीकार नहीं किया था, लेकिन इससे ब्लैक की पहचान रहस्यमय हो गई थी। यद्यपि उसने असेंडिंग ड्रैगन सिटी या स्टार वेब के संवाददाताओं से कोई साक्षात्कार स्वीकार नहीं किया था, लेकिन मिलस्टोन टाउन के स्पिरिट क्यूई पेशेवर, जिन्होंने उसके साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी, यह नहीं जानते थे कि वह वास्तव में कैसा दिखता था या उसकी पहचान क्या थी, लेकिन वे अन्य चीज़ों के बारे में बहुत कुछ जानते थे। ब्लैक के फैन क्लब और फोरम में चिमी, ब्लैकी और रेड थॉर्न के बारे में विस्तृत विवरण थे जिनका उन्होंने उपयोग किया था। मिलस्टोन टाउन में कुछ लोग जो ड्रॉ कर रहे थे, उन्होंने ब्लैक द्वारा बुलाए गए फेस को भी ड्रॉ किया था। लिन युआन द्वारा बुलाए गए सभी फेस के नाम, जैसे कि चिमी और ब्लैकी, स्टार वेब पर प्रसारित हो गए थे। हालांकि अधिक लोकप्रिय अभी भी उनकी काल्पनिक नस्ल जैस्मीन लिली और रेड थॉर्न थे, जिन्होंने कीटों के समुद्र के खिलाफ लड़ने के लिए फूलों के समुद्र को फैला दिया था। जब लिन युआन ने चिमी को बुलाया था तो वांग शुआई को इसकी जानकारी नहीं थी। स्टार वेब पर बहुत से लोग थे, इसलिए डुप्लीकेट नामों पर संयोग से आना असामान्य नहीं था। इसी तरह स्पिरिट क्यूई पेशेवरों के लिए भी यही लागू हो सकता है। भले ही हीलिंग टाइप स्पिरिट क्यूई पेशेवर दुर्लभ थे, लेकिन सैकड़ों लड़ाकू श्रेणी के स्पिरिट क्यूई पेशेवरों में से हमेशा एक होता था। वे सभी ब्लैक के प्रशंसक थे और एक जैसे कपड़े पहनते थे, लेकिन इसमें कुछ भी गलत नहीं था, भले ही उन्होंने ऐसा जानबूझकर किया हो। सबसे कट्टर प्रशंसक अपनी मूर्ति के समान किसी परी के साथ सिर्फ इस दुनिया में अपने आइडल का पीछा करने के लिए अनुबंध नहीं करेंगे जहां ताकत का सम्मान किया जाता है। भले ही बुद्धिहीन प्रशंसक वास्तव में ऐसा करते हों, यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि उनकी परी अनुकूलता उनकी मूर्ति के समान है या नहीं। उस दिन मिलस्टोन टाउन के बाहर लड़ाई के दौरान लिन युआन ने चिमी को आयामी दरार का पता लगाने के लिए बुलाया था। इसलिए लड़ने वाले बहुत से लोग जानते थे कि यह कैसा दिखता है और इसका नाम क्या है। ब्लैक के प्रशंसक के रूप में वांग शुआई को थोड़ा ज्यादा कट्टर माना जाता था। अन्यथा स्टार टॉवर पर चढ़ते समय वह उस तरह के कपड़े नहीं पहनता जैसा ब्लैक ने मिलस्टोन टाउन में लड़ते समय पहना था। यहाँ तक कि यह नीला पक्षी जिसे लिन युआन ने बुलाया था, वह ब्लैक के अफवाह वाले परी के समान था। ऐसा कहा जाता है कि ब्लैक का फ्लाइंग फे एक नीले रंग का पक्षी था जो मुट्ठी से बड़ा नहीं था और उसके पंखों पर बादलों के आकार के पैटर्न थे। जब वांग शुआई ने लिन युआन के बुलाए गए नीले पक्षी को देखा तो उसे एहसास हुआ कि यह परी अफवाहों की तुलना में ज्यादा सुंदर और सुंदर लग रही थी। हालांकि उसके पंखों पर बादलों के पैटर्न अभी भी सितारों के साथ टिमटिमाते हुए लग रहे थे, जो अफवाहों से मेल नहीं खाते थे, लेकिन उसके पंखों का रंग, आकार और बादलों के पैटर्न समान थे। कई समानताएं थीं और उसने लिन युआन का युद्ध रिकॉर्ड देखा था। हालांकि उसने 23 द्वंद्व युद्ध लड़े थे, लेकिन उसकी जीत की दर 100% थी। वांग शुआई की आंखें तुरंत पागल हो गईं, एक छोटे बच्चे की तरह उत्साहित। मुझे जल्दी बताओ, क्या तुम्हारे नीले पक्षी का नाम चिमी है? लिन युआन को यह अजीब लगा कि वांग शुआई ने चिमी का नाम पुकारा। इससे पहले कि लिन युआन कुछ बोल पाता, चिमी 2 बार चहकी और ध्यान से वांग शुआई को देखने लगी। क्या वह स्पैरो वॉयस लोली गॉडेस का प्रशंसक हो सकता है? हालांकि लिन युआन को यह निश्चित नहीं था कि वांग शुआई को चिमी का नाम कैसे पता था, लेकिन उसके पहले खड़े प्रशंसक ने उसे पहचान लिया था, इसलिए उसने असहाय भाव से सिर हिला दिया। चिमी एक काल्पनिक नस्ल बन गई थी और स्ट्रीमक्लाउड एज्योर बर्ड से ट्वाइलाइट स्टारबर्ड में विकसित हुई थी। भले ही इसके रूप में कई सूक्ष्म परिवर्तन हुए थे, लेकिन कुल मिलाकर इसमें बहुत अधिक बदलाव नहीं आया था। जब इसने अपने रेडियंट बॉडी का इस्तेमाल किया तो कोई भी इसे पहचान नहीं सका। लिन युआन को सिर हिलाते देख वांग शुआई खुशी से उछल पड़ा। वांग शुआई की अचानक छलांग ने उसके कांस्य एलिट कुंडलित सींग वाले बकरे और कांस्य सामान्य मोटी ऊन वाली भेड़ों को डरा दिया, जो किनारे पर लड़ने के लिए तैयार थे। वे अपनी लड़ाई की भावना को खोने और अपने ठेकेदार पर चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाए। वांग शुआई ने अपने स्तब्ध अनुबंधित फेस को अनदेखा किया और कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं वास्तव में जीवित लॉर्ड ब्लैक को देख रहा हूं। लिन युआन हैरान था। क्या तुमने कभी मृत लॉर्ड ब्लैक को देखा है? वांग शुआई ने अचानक कहा, लॉर्ड ब्लैक, आप जैसे लोगों को स्टार वेब पर बेचा जाना चाहिए। लिन युआन, जो वांग शुआई की सोच को समझने में असमर्थ था, ने पूछा, क्यों? क्या ये प्रशंसक भ्रम की स्थिति तक पागल हो गया है? क्या ये तथाकथित जो कुछ आप प्राप्त नहीं कर सकते उसे नष्ट कर देना था? वांग शुआई ने हंसते हुए मूर्खतापूर्ण तरीके से उत्तर दिया, क्योंकि लॉर्ड ब्लैक एक खजाना है। लिन युआन के मन में बस एक ही बात थी, उसे अपने पागल प्रशंसक की बकवास बातों से कैसे निपटना चाहिए। वह बहुत बेचैन था और ऑनलाइन इंतजार कर रहा था। उन्होंने वांग शुआई को कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि क्या कहना है। परिणामस्वरूप
वांग शुआई ने उनकी और भी अधिक पूजा की, क्योंकि वांग शुआई के दिल में एक देवता को अलग थलग रहना चाहिए। इस बीच टावर पर चढ़ने का द्वंद्व अभी भी जारी था। स्टार टावर के नियम दोनों पक्षों में से किसी को भी स्वेच्छा से हार स्वीकार करने की अनुमति नहीं देते थे। केवल इस स्थिति में कि एक पक्ष की मृत्यु हो जाए, उसे गंभीर चोटें लगें या वह लड़ न सके, स्टार टावर के लिए यह आकलन करना पर्याप्त होगा कि वह लड़ने की क्षमता खो चुका है। इस नियम का प्राथमिक उद्देश्य द्वंद्ववादियों में युद्ध में साहस और निर्भीकता पैदा करना था। स्टार टावर में मृत्यु वास्तविक दुनिया को प्रभावित नहीं करती थी, इसलिए बिना किसी रोक टोक के रहना और अपने युद्ध कौशल को निखारना संभव था। सामान्य परिस्थितियों में लिन युआन को चिमी से अपने प्रतिद्वंद्वी को मारने और अगले स्तर पर आगे बढ़ने के लिए ध्वनि प्रहार का उपयोग करने के लिए कहना चाहिए था। हालांकि वह अपने कट्टर प्रशंसक पर हमला करके उसे एक ही झटके में मार डालने का साहस नहीं कर सका, इसलिए उसने उसे अन्य तोहफे पर हमला करने के लिए बिखरी हुई रोशनी का उपयोग करने दिया। चिमी के नियंत्रण में स्कैटर्ड लाइट दोनों परियों को जला सकती थी और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर सकती थी, और स्टार टावर उसे विजेता मान लेता। हालांकि लिन युआन को उम्मीद नहीं थी कि चिमी द्वारा बिखरी हुई रोशनी का उपयोग करने के बाद एक चांदी का मुखौटा वाला व्यक्ति बिखरी हुई रोशनी पर झपटेगा। जैसे ही बिखरी हुई रोशनी ने वांग शुआई के काले कपड़ों को प्रज्वलित किया, उसने अपना मुखौटा उतार दिया और गंभीरता से कहा, लॉर्ड ब्लैक, मेरा नाम वांग शुआई है। आप मेरे दिल के हीरो हैं और मैं भविष्य में आपके जैसा ही रास्ता अपनाना चाहता हूं। फिर वह चिल्लाने लगा, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि स्टार वेब टावर पर लॉर्ड ब्लैक के हाथों मरूंगा और आतिशबाजी में उड़ जाऊंगा। इससे पहले कि वांग शुआई चिल्लाना समाप्त करता, चिमी की बिखरी हुई रोशनी ने उसे तुरंत निगल लिया। वह बिखरी हुई रोशनी के साथ गायब हो गया, बिना किसी राख के उसे जला दिया। वांग शुआई के भस्म होने के बाद लिन युआन भी विजेता बन गया। दरअसल लिन युआन वांग शुआई द्वारा अपना मुखौटा उतारने के बाद कही गई बातों से काफी प्रभावित हुआ था। लिन युआन का दिल हमेशा दृढ़ था और वह उसी रास्ते पर चलता था जिस पर वह चलना चाहता था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि यह रास्ता दूसरों को भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकता है। पानी को वस्तुओं ने आकार दिया और लोगों को उनके हृदय ने आकार दिया। उनके अनुसार लोगों का दिल हमेशा प्यार से भरा होना चाहिए, अन्यथा वे एक ज़ॉम्बी से अलग नहीं होंगे। इसके अलावा प्रेम से भरे हृदय से चमक निकल रही थी, जबकि मंद चमकीली रोशनी प्रेम से भरे अन्य हृदयों को प्रज्वलित कर रही थी। प्रेम से भरे प्रत्येक हृदय से निकलने वाली चमकीली रोशनी के अनगिनत बिंदु एक साथ मिलकर एक विश्वास का निर्माण करते थे। इन विश्वासों में निहित शक्ति गुंबद को रोशन करने और चमत्कारों की चमकीली रोशनी को नीचे लाने के लिए पर्याप्त थी। उस समय लिन युआन का द्वंद्व रिकॉर्ड बन गया था। द्वंद्व 24, जीत 24, हार 0, उच्चतम तल 24। युद्ध के बाद लिन युआन आलोचना करने से खुद को नहीं रोक सका, इसे पटाखों में कैसे उड़ाया जा रहा है? क्या इसे बिना राख के जलाया नहीं जा रहा है? वह इतनी कम उम्र में 1557 राउंड खेल चुका है। ओह, ये सही नहीं है। ये राउंड हारने के बाद यह 1558 हो जाएगा। वांग शुआई ने उन मुकाबलों में वास्तव में कैसा प्रदर्शन किया? क्या वह इंटरनेट का आदि किशोर है? आजकल युवाओं को अपने लीवर की सुरक्षा करने की आवश्यकता है। युआन ने स्टार वेब पर बिना रुके तब तक मुकाबला किया जब तक कि उनके कुल द्वंद्व 50 नहीं हो गए। 50वीं मंजिल से पहले लगभग हर द्वंद्व युद्ध में चिमी केवल एक स्पष्ट चहकती हुई आवाज निकालती थी और आसानी से लड़ाई को समाप्त करने के लिए साउंड थ्रस्ट का उपयोग करती थी। इन दर्जनों लड़ाइयों के बाद लिन युआन ने पाया कि उसके साथ मुकाबला करने वाले ज्यादातर कांस्यफे सामान्य और कुलीन थे। उसे अभी भी पहले 50 मंजिलों में एक भी कांस्य दोषरहितफे नहीं मिला था। पहले 50 मंजिलों में उनका सामना केवल 8 सिल्वर फे से हुआ था, जिनमें से 5 सामान्य थे और 3 कुलीन थे। लिन युआन ने महसूस किया कि रेडियंस फेडरेशन के स्पिरिट क्यूई पेशेवरों की फेस गुणवत्ता के बारे में उनकी अवधारणा पहले की तुलना में कुछ हद तक बदल गई थी। चूंकि वह आसानी से कांस्य और रजत फे की गुणवत्ता को विकसित कर सकता था, इसलिए यह उसके लिए एक आसान काम था। वास्तव में रेडियंस फेडरेशन में क्लास 2 क्रिएशन मास्टर्स में से अधिकांश कांस्य फे को एलीट में बढ़ा सकते थे, लेकिन उन्हें फ्लॉलेस में बढ़ाना मुश्किल था। एक कांस्य फे को दोषरहित से महाकाव्य तक बढ़ाने के लिए कम से कम एक क्लास 4 क्रिएशन मास्टर की आवश्यकता होगी। साधारण क्रिएशन मास्टर्स के लिए फे का ग्रेड जितना अधिक होगा, उन्हें बढ़ाना उतना ही आसान होगा। वे सभी तरह की आध्यात्मिक सामग्रियों का इस्तेमाल करके औषधीय गुणों से युक्त एक स्पिरिट द्रव तैयार करते थे ताकि परी की क्षमता को उत्तेजित किया जा सके। परी का ग्रेड जितना ऊंचा होगा, उसके शरीर की क्षमता उतनी ही मजबूत होगी और उसे उत्तेजित करना उतना ही आसान होगा। हालांकि लिन युआन ने जिस तरह से फे को बढ़ाया, वह फे के शरीर में शुद्ध आत्मा क्यूई की एक जबरदस्त मात्रा को प्रवाहित करना था ताकि आनुवंशिक मॉडल को अनुकूलित किया जा सके और निम्न श्रेणी के फे की नींव को बढ़ाया जा सके। इस प्रकार अन्य सृजन मास्टर्स के लिए फे का ग्रेड जितना अधिक होगा, उसे बढ़ाना उतना ही आसान होगा।
इसके विपरीत लिन युआन के लिए निम्न ग्रेड के फे को बढ़ाना आसान था। इस तरह लिन युआन की सोच धीरे धीरे बदल गई। जब वह स्टार टॉवर पर चढ़ रहा था तो उसके विचार रेडियंस फेडरेशन के सामान्य मानक पर लौट आए थे। क्योंकि उसे उन लड़ाकू श्रेणी के आत्मा क्यू पेशेवरों के साथ जोड़ा गया था, इसलिए सामान्य या अभिजात वर्ग के कांस्य और रजत फे आत्मा क्यू पेशेवरों के लिए आदर्श थे। इससे लिन युआन को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। भले ही उसने 2 जिंदगियां जी ली थीं, लेकिन उसने एक ऐसी गलती की थी जो लोग अक्सर करते हैं। वह हमेशा व्यक्तिपरक थे। अगर उनका दायरा व्यापक होता तो वह निश्चित रूप से चीज़ों को अलग तरह से देखते। लिन युआन 50 मुकाबलों में 100% जीत की दर के इस रिकॉर्ड पर संतोष से सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। फिर उसने स्टार वेब से लॉग आउट कर दिया। हालांकि उसे नहीं पता था कि स्टार टॉवर पर चढ़ने और मुकाबलों के दौर में भाग लेने के बाद कई विवाद सामने आए थे। सबसे पहले ब्लैक के फैन क्लब और फोरम में हंगामा मच गया। वांग शुआई ने स्टार टॉवर में लिन युआन से मुलाकात के बाद उनकी लड़ाई का वीडियो डाउनलोड किया और इसे फोरम और फैन क्लब में पोस्ट कर दिया। ब्लैक के प्रशंसक क्लब और फोरम में बहुत से लोग थे। मिलस्टोन टाउन में लिन युआन के साथ लड़ने वाले लोगों को छोड़कर जो प्रशंसक बनने आए थे, उन्हें लगा कि ब्लैक कम वास्तविक लग रहा था, जबकि वे उसके कामों और उसके सिल्वर फैंटेसी ब्रीड फे की पूजा करते थे जो वापस अंग उगा सकता था, क्योंकि ब्लैक ने कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया था। इससे अनिवार्य रूप से इन प्रशंसकों को लगा कि उनके पास कोई रीढ़ नहीं है। हालांकि अब चीजें अलग थीं, क्योंकि ब्लैक वास्तव में स्टार वेब पर प्रकट हो चुका था और स्टार टॉवर पर चढ़ गया था। वांग शुआई मूल रूप से ब्लैक के आधिकारिक प्रशंसक क्लब में शामिल हो गए थे और इसका मालिक कोई और नहीं बल्कि कांस्य थूकने वाले कछुआ कबूतर के साथ उपचार प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर लियू लैंग था। स्टार वेब पर लियू लैंग का नाम एंसेस्टर पीस होने के कारण कई लोग उसे एंसेस्टर पीस बरसकर कहते थे। फोरम और फैन क्लब में जब भी उसे कोई अपमानजनक कीबोर्ड योद्धा मिलता तो वह उन्हें दवा का स्वाद चखाता और उन सभी को खत्म कर देता। वांग शुआई द्वारा वीडियो पोस्ट करने के बाद लियू लैंग को तुरंत पता चल गया कि उसने ब्लैक के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। ऐसा इसलिए था क्योंकि मिलस्टोन टाउन में लड़ते समय लिन युआन की आभा लियू लैंग के दिमाग में गहराई से अंकित हो गई थी। वांग शुआई के वीडियो ने उन्हें फैन क्लब में थोड़ी प्रसिद्धि दिलाई, इसलिए लियू लैंग ने वांग शुआई को आधिकारिक फैन क्लब प्रशासक के रूप में पदोन्नत किया। जल्द ही ब्लैक के स्टार टॉवर पर चढ़ने की खबर पोस्टिंग और फैन क्लब के जरिए फैल गई। लेकिन उसी समय स्टार टॉवर की स्ट्रीक लिस्ट में अचानक बदलाव हुआ। एक ऐसा नाम जो पहले कभी स्ट्रीक लिस्ट में नहीं आया था, वह सबसे ऊपर दिखाई दिया। यह कोई और नहीं बल्कि ब्लैक था। 50 मुकाबलों की जीत की लय के साथ वह दूसरे स्थान पर रहने वाले से आगे थे, जिनकी जीत की लय केवल 11 से अधिक थी। ये सूची एक छोटी सूची थी जिस पर स्टार टॉवर की अनेक सूचियों में से बहुत कम ध्यान दिया गया। हालांकि कोई व्यक्ति पहले स्थान पर पहुंच गया था और उसका नाम बहुत खास था। वह रेडियंस फेडरेशन का युवा नायक था जिसके पास सिल्वर फैंटेसी नस्ल का फे था। पहले तो कई लोगों को लगा कि यह वही नाम है, लेकिन ब्लैक के फैन क्लब और फोरम में लियू लैंग के सत्यापन के बाद ब्लैक की पहचान निर्धारित हो गई। बेशक कुछ लोग संदिग्ध थे, लेकिन उनमें से कुछ ने ब्लैक के मंच और प्रशंसक क्लब में अपने हित के लिए सार्वजनिक रूप से सवाल करने की हिम्मत नहीं की। अन्यथा अगर उन्होंने ऐसा किया और एंसेस्टर पीस बरसिकर ने भारी मुट्ठी से मारा तो वे कैसे बचेंगे। जल्द ही लोगों ने ब्लैक के द्वंद्व रिकॉर्ड को खोज निकाला। लगातार 50 मुकाबलों में उसकी जीत की दर 100% थी। स्टार वेब का मुकाबला बहुत निष्पक्ष था। ब्लैक की पहचान को रातों रात बहुत अधिक ध्यान मिला, जिसके बारे में लिन युआन, जो स्टार वेब से लॉग आउट हो चुका था, अनजान था। इन कुछ दिनों में स्टार टॉवर पर चढ़ने के अलावा वह अपना अधिकांश समय यूस्ट्रिया के बैचों को बढ़ाने में बिताता था, जो स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में सामान्य से सिल्वर एलीट तक भी नहीं थे। हर बार जब वह उसनिया के एक बर्तन को चांदी में बढ़ाता था तो लिन युआन को उसके शरीर के भीतर आत्मा क्यूई में थोड़ी वृद्धि का स्पष्ट एहसास होता था। हालांकि ये सूक्ष्म वृद्धि बस पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं थी। चूंकि लिन युआन रोजाना जब भी कुछ काम नहीं होता था तब स्टार टॉवर पर चढ़ जाता था, इसलिए वह अब तक 74वीं मंजिल पर चढ़ चुका था। यह उसकी किस्मत ही हो सकती है कि जब वह 74वीं मंजिल पर पहुंचा तो उसका सामना एक गोल्ड फे से हुआ। हालांकि उसे देखकर वह अपने होठों पर थप्पड़ मारने से खुद को नहीं रोक पाया। ये गोल्ड फे थोड़ा ताकतवर लग रहा था। युआन का मुकाबला 74वीं मंजिल पर एक प्रतिद्वंद्वी से हुआ था जिसने 2 टाइगफे को बुलाया था। उनमें से एक अपनी आभा के आधार पर गोल्ड फे था, जबकि दूसरा सिल्वर एक्स फे था जो गोल्ड तक पहुंचने वाला था। लिन युआन ने इस सिल्वर एक्स एलीट स्टील टूथ टाइगर को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन बैंगनी प्लाज्मा अन्य गोल्ड टाइगर फे की सतह पर संघनित हो गया, जो विनाश की आभा से भरा था। उन्होंने इसकी जांच के लिए मोबियस के ट्रू डेटा का उपयोग किया। फे नाम सुनहरा माथा बिजली बाघ, परी प्रजाति दांतेदार बिल्ली बाघ, फे ग्रेड स्वर्ण 4/10, फे प्रकार बिजली, फे गुणवत्ता दोषरहित, क्षमताएं
पंजे का हमला तेजी से आगे छलांग लगाओ और फाड़ने वाली क्षति से निपटने के लिए दोनों पंजों का उपयोग करें। लाइटनिंग आर्क एंटविनमेंट बचाव या हमले के लिए शरीर के एक हिस्से पर एक लाइटनिंग आर्क को संघनित कर सकते हैं। थंडर टीथ कट थंडर टीथ से थंडर इकट्ठा करें और उच्च वोल्टेज एकल लक्ष्य क्षति का सामना करें। बिजली की गर्जना चुंबकीय झटका बाघ की दहाड़ के माध्यम से हवा में बिजली के तत्वों की एक बड़ी मात्रा को संघनित करें और सभी दिशाओं में बिजली के चाप की एक बड़ी मात्रा को पीछे हटाने के लिए इसके चुंबकीय क्षेत्र को बदलें जिससे बिजली की क्षति और कंपन क्षति हो। विशिष्ट कौशल अतिभारित बिजली चाप संघनित चाप अतिभारित मोड में पहुंच जाता है और जैव विद्युत के संपर्क में आने पर 2 बार विस्फोट करेगा। इस गोल्ड टाइगर फे ने लिन युआन को चुपके से भौहें सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। इसके समझे गए कौशल को शक्तिशाली नहीं माना जाता था और थंडर टूथ कट एक अपेक्षाकृत खराब क्षमता थी जिसे ये गोल्ड में समझ सकता था। ये बिना किसी हाइलाइट के एक तरह की एकल लक्ष्य क्षमता थी, लेकिन इस गोल्डन फोरहेड लाइटनिंग टाइगर का विशेष कौशल बस बहुत ही उत्कृष्ट था। ओवरलोड लाइटनिंग आर्क ने औसत दर्जे के थंडर टूथ कट को द्वितीय क्षति पहुंचाने का मौका दिया और लाइटनिंग रोअर मैग्नेटिक शॉक को 2 गुना नुकसान पहुंचाने की अनुमति दी। लिन युआन ने चिमी और रेड थॉर्न को बुलाया। जब चिमी को बुलाया गया और उसने सिल्वर एक्स एलीट स्टील टूथ टाइगर और गोल्ड एव फ्लॉलेस गोल्डन फोरहेड लाइटनिंग टाइगर को महसूस किया तो उसमें एक मजबूत युद्ध की मंशा पैदा हुई। उसने पिछले कुछ दिनों से चिमी को स्टार टॉवर की लड़ाइयों में लड़ने की अनुमति दे दी थी। हालांकि पिछले द्वंद्वों को बहुत कम सस्पेंस के साथ अंजाम दिया गया था, लेकिन इसने चिमी को अपनी युद्ध आभा विकसित करने का मौका भी दिया था। ये पहली बार था जब उसने स्टार वेब द्वंद्व में रेड थॉर्न को बुलाया था। जब रेड थॉर्न को बुलाया गया तो उसने अपनी मोटी जड़ें सीधे जमीन में दबा दी और लिन युआन की रक्षा के लिए अपनी तीखी लताओं को फैला दिया। रेड थॉर्न ने जानबूझकर जिस कांटों रहित बेल को विकसित किया था वह आज्ञाकारी और स्नेही ढंग से उसकी कलाई के चारों ओर लिपटी हुई थी। लिन युआन ने अपने दुश्मनों को बुलाकर उसके प्रतिद्वंद्वी ने हवा में बुदबुदाया, भाइयों, मैं अपने मुकाबले में एक और सिल्वर मास्क वाले व्यक्ति से मिला हूं। ये पिछले 2 महीनों में सिल्वर मास्क वाले 10वें व्यक्ति को मारने वाला व्यक्ति होगा। लिन युआन ने अपनी भौहें उठाईं। यह आदमी बहुत जंगली था। लिन युआन को पहले से ही पता था कि उसका प्रतिद्वंद्वी क्या कर रहा है। उसे लाइव स्ट्रीमर होना चाहिए। लिन युआन ने एक बेवकूफ़ का सामना किया था जो 60वीं मंजिल के बाद हवा में खुद से बात कर रहा था। पहले तो उसने सोचा कि यह कोई मानसिक रोगी है, लेकिन फिर उसे पता चला कि यह बेवकूफ़ स्थिति के बारे में बात करता रहता है और लड़ नहीं रहा है। फिर भी उसने अनुमान लगाया था कि लिन युआन ने चिमी को बुलाया था। उन्होंने एक उत्कृष्ट शिक्षक की तरह विभिन्न सिद्धांतों की रचना की थी तथा एक वाकपटु राजा की तरह राष्ट्रीय मामलों पर टिप्पणी की थी। जब वे लड़े थे तो चिमी ने उन्हें मारने के लिए स्वर्ण सूर्य प्रकाश किरणों, बिखरी हुई रोशनी, साथ ही ध्वनि प्रक्षेप का उपयोग किया था। लियू जी ने उन्हें खाना खाते समय ये बात बताई थी। तभी लिन युआन को पता चला कि जिस व्यक्ति को वह हमेशा मानसिक रोगी समझता था वह वास्तव में स्टार वेब लाइव स्ट्रीमर था। लिन युआन की नज़र में यह आदमी 60वीं मंजिल के बाद वाले बेवकूफ़ जैसा ही था। वह भी एक लाइव स्ट्रीमर लग रहा था। उसका प्रतिद्वंद्वी वर्तमान में गोल्ड फ्लॉलेस गोल्डन फोरहेड लाइटनिंग टाइगर पर झुका हुआ था, दिल के इशारे कर रहा था और हवा की ओर उड़ते हुए चुंबन भेज रहा था। लिन युआन मदद नहीं कर सका लेकिन ठंड महसूस कर रहा था क्योंकि उसके सामने ये साथी बस बहुत ही स्त्री था। इस तरह की नारीत्व एक महिला की कोमल सुंदरता से अलग थी, बल्कि ये कुछ हद तक आटे के बर्तन में गिरे हुए मुर्गे की तरह थी। लियू जी के स्पष्टीकरण को सुनने के बाद लिन युआन को यह भी पता चला कि स्टार वेब द्वंद्व में लाइव स्ट्रीमर बनना कठिन था। स्टार वेब द्वंद्व में शामिल होने के लिए सबसे पहले लाइव स्ट्रीमर योग्यता प्राप्त करनी होती थी। लाइव स्ट्रीमर परीक्षण बहुत कठोर था, उन गायन लाइव स्ट्रीमर्स के विपरीत जो केवल एक क्लिक के साथ लाइव स्ट्रीम कर सकते थे। टेस्ट पास करने के बाद किसी की लड़ाई की फुटेज को तीसरे व्यक्ति के नज़रिए से रिकॉर्ड किया जाएगा और लाइव स्ट्रीमिंग रूम में चलाया जाएगा। दर्शक लाइव स्ट्रीमिंग रूम में द्वंद्व की स्थिति पर टिप्पणी और चर्चा कर सकते हैं। हालांकि लड़ाई कर रहे लाइव स्ट्रीमर इसे नहीं देख पाए, वे केवल द्वंद्व समाप्त होने तक प्रतीक्षा कर सकते थे। उसके बाद वे स्टार वेब द्वंद्व से बाहर निकलकर लाइव स्ट्रीमिंग रूम में वापस आकर टिप्पणियां देख सकते थे। उस समय गोल्ड फोरहेड लाइटनिंग टाइगर पर झुकी हुई महिला साथी अचानक खड़ी हो गई और हवा में आकर्षक निगाहें डालीं, स्ट्रीट डांस किया और रैप गाया। उसने कल्पना की कि उसके लाइव स्ट्रीमिंग रूम में टिप्पणियां उसके सुंदर होने और सर्वश्रेष्ठ लाइव स्ट्रीमर की रक्षा करने के बारे में होनी चाहिए। जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, वह और भी ज्यादा मुस्कुराया और भी ज्यादा जोश से सड़क पर नाचने लगा। उसने और भी तेजी से रैप भी किया। हालांकि महिला साथी को यह नहीं पता था कि जब लिन युआन ने चिमी को बुलाया था तब उसका लाइव स्ट्रीमिंग रूम पहले से ही हंगामे में था। जिस क्षण लिन युआन ने रेड थॉर्न को बुलाया, लाइव स्ट्रीमिंग रूम की टिप्पणियों ने गायन करने वाली स्त्री को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। लिन युआन को लगा कि उसके सामने सब कुछ बस एक आंखों में गड़ने वाली चीज थी।
वास्तव में जब उन दोनों ने अपने परियों को बुलाया तो युद्ध पहले ही शुरू हो चुका था। लिन युआन ने मूल रूप से एसिड कोरोजन क्वीन बी का उपयोग करने की योजना नहीं बनाई थी। वह इस फ्लॉलेस गोल्डन फोरहेड लाइटनिंग टाइगर के माध्यम से चिमी के युद्ध कौशल को निखारना चाहता था। वह देखना चाहता था कि क्या सिल्वर आई फैंटेसी ब्रीड फे चिमी इस गोल्ड फे के खिलाफ 50/50 का मौका दे सकता है। लेकिन अब लिन युआन ने अपने सामने खड़े उदासीन साथी को देखा और महसूस किया कि यह स्पष्ट रूप से चिमी के युद्ध कौशल को निखारने का एक उत्कृष्ट अवसर नहीं था। स्त्रीलिंग पुरुष ने अचानक गाना और नाचना बंद कर दिया, लेकिन रैप करना जारी रखा। यो इसे देखो, मैं आखिरकार 90वीं मंजिल से 74वीं मंजिल पर गिर गया हूँ। ये कठिन है। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैंने इस नौसिखिए को प्रकाश की गति से कैसे हराया। लिन युआन अब और नहीं सुन सका और बोला, लाल कांटा, फूलों का सागर बिछा दो। रेड थॉर्न की बीजाणु गुहा हिल गई। वास्तव में इसने बहुत सारे बीजाणु नहीं उगले, लेकिन बीजाणुओं की एक पतली परत अभी भी स्थल पर फैली हुई थी। फिर इसने बीजाणुओं से बालरामेट का उत्पादन किया, जिससे युद्ध का माहौल बदल गया। फूलों के समुद्र में लताएं नुकीली थीं और संक्षारक गुहा पर गुलाब जैसे फूल असामान्य रूप से चमकीले थे। गोल्डन फोरहेड लाइटनिंग टाइगर और स्टील टूथ टाइगर को फूलों का यह अचानक समुद्र बहुत अनोखा लगा। उन्होंने जानबूझकर बच्चे के रामेट्स पर कदम रखा, स्पष्ट रूप से खेलते हुए। जब लिन युआन ने उस महिला साथी को देखा जो अभी भी हवा में अभद्र शब्द बोल रही थी और दो बाघ परी जो लड़ने का कोई इरादा नहीं रखते थे, तो वह अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। एक लड़ाकू श्रेणी की आत्मा क्यूई पेशेवर के रूप में उसे एक द्वंद्व युद्ध का गंभीरता से सामना करना चाहिए, भले ही वह इसमें अपना सर्वश्रेष्ठ न दे रहा हो। हालांकि ये स्त्री पुरुष किसी अन्य चीज से भ्रष्ट हो चुका था। चूंकि दूसरे पक्ष का लड़ने का कोई इरादा नहीं था, लिन युआन भी जल्दी से इस द्वंद्व को समाप्त करना चाहता था ताकि वह चिमी के युद्ध कौशल को निखारने के लिए किसी अन्य प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला कर सके। लिन युआन ने धीरे से कहा, एसिड कोरोजन रानी मधुमक्खी, लड़ाई खत्म करो। उस समय स्त्रीलिंग पुरुष अभी भी हवा से कह रहा था, दूसरी तरफ भी विचारशील है और वास्तव में अपनी सबसे कुशल चाल का उपयोग कर रहा है। क्या वह फूलों के इस बेकार समुद्र में मेरी सुंदरता का गुणगान करने की कोशिश कर रहा है? स्त्री पुरुष के लाइव स्ट्रीमिंग रूम में टिप्पणियां उतनी पागल नहीं थीं जितनी तब थी जब लिन युआन ने रेड थॉर्न को बुलाया था। हालांकि अभी भी बहुत सारी टिप्पणियां थीं, लेकिन पहले की तुलना में कम थीं। कम से कम वे अब स्त्री पुरुष द्वंद्व युद्ध का दृश्य देख सकते थे। उस क्षण सभी दर्शकों की आंखें सिकुड़ गईं, जैसे किसी चीज ने दो बाघ परियों के सिर को छेद दिया हो, जिससे फूलों के समुद्र में बाघों की दहाड़ के साथ सुंदर रत्तिम फूल खिल गए हों। इस विचित्र और खूबसूरत दृश्य ने लाइव स्ट्रीमिंग रूम में बैठे दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए और वे खुद को ये कहने से नहीं रोक पाए, ब्लैक कितना शानदार। अगर स्त्रीलिंग पुरुष अपने लाइव स्ट्रीमिंग रूम में टिप्पणियों को देखता तो उसे एहसास होता कि जिस क्षण दो खूनी फूल खिले थे, टिप्पणियां कुछ सेकंड के लिए गायब हो गई थीं और तुरंत स्क्रीन पर छा गईं और उसे सफ़ेद कर दिया। ये टिप्पणियां अब अलग अलग नहीं थीं। जब स्त्रीलिंग पुरुष ने उन्हें देखा तो उसने पाया कि हालांकि यह स्पष्ट रूप से उसका लाइव स्ट्रीमिंग कक्ष था, फिर भी किसी भी टिप्पणी में उसका उल्लेख नहीं था। दोनों मोहक रक्तिम फूल बस कुछ पल के लिए ही खिले। जैसे ही रक्त की गर्माहट खत्म हुई, वह गुलाब जैसे फूलों और तीखे कांटों वाली लताओं के बीच मुरझा गया और कुछ भी नहीं बचा। यद्यपि ये दोनों रक्तरंजित फूल केवल कुछ क्षण के लिए ही अस्तित्व में थे, फिर भी इनका स्त्रीलिंग पुरुष और उसके लाइव स्ट्रीमिंग कक्ष में बैठे दर्शकों पर सबसे अधिक चौंकाने वाला दृश्य प्रभाव पड़ा। खिलते हुए फूल गायब हो गए थे और दो खूनी फूल तुरंत मुरझा गए और स्टार टॉवर की 74वीं मंजिल पर लिन युआन की जीत की घोषणा की। लिन युआन ने अपनी जीत के बाद भी एक प्रतिद्वंद्वी के साथ मुकाबला जारी रखा। जब वह 80वीं मंजिल पर पहुंचा तो उसने अब तक का सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी देखा, जो अभी भी स्त्रीलिंग था, जो बिना किसी लड़ाई के इरादे से उसके बालों को सहला रहा था। उसके बाद उनका सामना एकमात्र शक्तिशाली व्यक्ति से हुआ जो एक गोल्ड 3 एलिट कोल्ड वाटर स्नैपिंग टर्टल के साथ लड़ाकू श्रेणी का स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल था। हालांकि ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई के साइलेंट स्केल पाउडर ने द्वंद्व युद्ध में इसे काफ़ी हद तक रोक दिया। जब साइलेंट स्केल पाउडर कोल्ड वाटर स्नैपिंग टर्टल पर उतरा तो इसने जल तत्व का उपयोग करने की अपनी क्षमता को अलग कर दिया था, जो इसके हमलावर साधनों को बेअसर करने जैसा था। कोल्ड वाटर स्नैपिंग कछुए का विकास पथ आध्यात्मिक उत्परिवर्तन की ओर अधिक झुका हुआ था और इसने क्षति पहुंचाने के लिए जल तत्व का उपयोग किया। यदि एक साधारण कांस्य एक्स लीजेंड ब्लू फ्लैश तितली ने साइलेंट स्केल पाउडर जारी किया तो ये सामान्य परिस्थितियों में निश्चित रूप से कोल्ड वाटर स्नैपिंग कछुए पर इतना मजबूत साइलेंस प्रभाव नहीं डालेगा। हालांकि लिन युआन ने मजबूत आसंजन के साथ ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई के स्केल पाउडर का उपयोग किया था, जिससे कोल्ड वाटर स्नैपिंग टर्टल बहुत निष्क्रिय हो गया था। यह एकमात्र फे था जो लड़ाकू श्रेणी की स्पिरिट क्यूई पेशेवर के पास था। जाहिर है उसने इस गोल्ड 3 एलिट कोल्ड वाटर स्नैपिंग टर्टल में सभी संसाधनों का निवेश किया था।
अन्यथा अगर उसके पास एक और फे होता तो वह कोल्ड वाटर स्नैपिंग टर्टल को साइलेंट स्केल पाउडर से छुटकारा पाने में मदद करने के लिए कुछ क्षमताओं को जारी करने दे सकता था। चीजें अब जितनी निष्क्रिय नहीं होतीं। कोल्ड वाटर स्नैपिंग टर्टल के खोल की सतह पर बलगम की एक परत थी जिससे साइलेंट स्केल पाउडर उसके शरीर से मजबूती से चिपका हुआ था। हालांकि ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई का ग्रेड कोल्ड वाटर स्नैपिंग टर्टल जितना ऊंचा नहीं था, लेकिन ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई ने अपनी क्षमताओं और विशेष कौशल के आधार पर कोल्ड वाटर स्नैपिंग टर्टल को आसानी से रोक लिया। लिन युआन ने इस द्वंद्व युद्ध के लिए एसिड कोरोजन क्वीन बी या रेड थॉर्न का इस्तेमाल नहीं किया। द्वंद्व युद्ध को समाप्त करने के लिए उसने केवल चिमी और ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई का इस्तेमाल किया। चिमी की बिखरी हुई रोशनी कोल्ड वाटर स्नैपिंग कछुए पर पड़ी, जिससे उसके गीले शरीर की सतह सूखी और जलती हुई क्षमता से फट गई, जिससे जलने से फफोलों की एक परत बन गई। जब फफोले फूट गए तो बाहर निकलने वाले तरल ने साइलेंट स्केल पाउडर को सोख लिया, जिससे कोल्ड वाटर स्नैपिंग कछुए को कोई प्रतिरोध नहीं मिला। उस समय सूर्य की किरणों ने कमजोर अवस्था में स्थित कोल्ड वाटर स्नैपिंग कछुए पर कई नकारात्मक प्रभाव डाले। लिन युआन ने पाया कि ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई के स्केल पाउडर हेलो का उपयोग चिमी की सूर्य की किरणों के साथ किया जा सकता है। परावर्तक स्केल पाउडर सूर्य की किरणों को परावर्तित कर सकता है। प्रकाश एक निश्चित स्तर पर एक मजबूत अंधापन प्रभाव पैदा करेगा, जिससे कोल्ड वाटर स्नैपिंग कछुए की आंखों में छेद होने के बाद अस्थायी अंधापन हो सकता है। चिमी की हल्की चहचहाहट के साथ 3 ध्वनि प्रहार कोल्ड वाटर स्नैपिंग कछुए में घुस गए, जो भयंकर दर्द के कारण संघर्ष कर रहा था और दहाड़ रहा था। ध्वनि प्रहार कोल्ड वाटर स्नैपिंग कछुए के ऊपरी जबड़े पर लगे। चूंकि ध्वनि के प्रहार एक के बाद एक ऊपरी जबड़े पर एक ही बिंदु पर लगे, इसलिए कोल्ड वाटर स्नैपिंग कछुए के जबड़े में चाहे जितनी भी ताकत क्यों न हो, एक छोटा सा छेद हो ही जाता था। जब उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि के प्रहार जबड़े की हड्डी में घुसे तो जो कंपन हुआ, उससे उसके मस्तिष्क के ऊतकों को नुकसान पहुंचा। इस द्वंद्व युद्ध में लिन युआन को एहसास हुआ कि सिल्वर फैंटेसी ब्रीड बनने के बाद चिमी में जबरदस्त विनाशकारी शक्ति थी। उसे अभी भी याद था कि जब चिमी सामान्य अवस्था में थी तो उसका साउंड थ्रस्ट लकड़ी के बोर्ड पर केवल हल्के निशान छोड़ सकता था, लेकिन अब ये गोल्ड फे को घातक नुकसान पहुंचा सकता है, बशर्ते कि यह लक्ष्य की कमजोर जगह पर हमला करे और जब प्रतिद्वंद्वी रक्षाहीन हो। गोल्ड टर्टल फे के रूप में कोल्ड वाटर स्नैपिंग टर्टल के पास एक बेहतरीन बचाव था, जो जल तत्व को नियंत्रित करने में सक्षम होने के आधार पर था। राजसी जल तत्व कोल्ड वाटर स्नैपिंग टर्टल की सतह पर तेज बहते पानी की एक परत बनाता है। ये तेज बहने वाली पानी की परत गोल्ड 3 एलीट कोल्ड वाटर स्नैपिंग टर्टल की रक्षा का सबसे शक्तिशाली साधन थी। लेकिन अभी लिन युआन की ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई ने अपने साइलेंट स्केल पाउडर के साथ ऊपरी हाथ हासिल कर लिया था। इस आधार पर कि आत्मा क्यूई पेशेवर के पास कोल्ड वाटर स्नैपिंग कछुए की मदद करने के लिए दूसरा परी नहीं था, ये वध किए जाने वाला मेमना बन गया। लिन युआन ने स्टार टॉवर में 80वीं लड़ाई जीतने के बाद थोड़ा थका हुआ महसूस किया और स्टार वेब छोड़ दिया। वह अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति को धीरे धीरे बढ़ाने के लिए उसनिया के बर्तनों को बढ़ाने के लिए चला गया। लिन युआन को यह नहीं पता था कि स्त्री पुरुष के लाइव स्ट्रीमिंग रूम में क्या हुआ था, न ही उसे यह पता था कि स्टार टॉवर की सूची में ब्लैक ट्रेन कर रहा था। आज उन्होंने स्ट्रीक लिस्ट पर रिकॉर्ड तोड़ दिया था और लगातार 80 जीत तक पहुंच गए थे, जिससे स्टार वेब में हलचल मच गई थी। स्टार वेब पर कई मुख्यधारा के मीडिया ने भी इस मामले की रिपोर्ट करने के लिए नोटिस भेजना शुरू कर दिया। एक योग्य व्यक्ति एक सम्मेलन कक्ष में बैठा हुआ था, जो बहुत ही साधारण तरीके से सजाया गया था, लेकिन असाधारण व्यवस्था के साथ सूचनाओं के ढेर को पलट रहा था। उस समय दरवाजे पर दस्तक हुई और उसने अपने हाथ में रखी जानकारी को नीचे रख दिया और कहा, अंदर आ जाओ। एक कटोरी जैसे कटे हुए युवा ने दरवाज़ा खोला और अपना सिर दिखाया। उसने अंदर देखा, अंदर चला गया और बैठने के लिए एक कुर्सी खींची। फिर उसने कहा, बॉस, क्या हमारी मुख्य टीम में अभी भी एक उपचार प्रकार के स्पिरिट क्यूई पेशेवर की कमी है? ये सुनकर सक्षम व्यक्ति ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, आप आमतौर पर सबसे आलसी होते हैं, फिर भी आपके पास अभी भी एक अनुशंसित उम्मीदवार है। टूर्नामेंट जल्द ही शुरू होने वाला है। जल्दी करो और अपने प्रशिक्षण को पूरा करो। मैं आपके चौथे फे की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए क्रिएशन मास्टर के साथ अपॉइंटमेंट लेने में आपकी मदद करूंगा। जब उस कटोरी कटे युवक ने यह सुना तो वह तुरंत खुशी से चिल्लाया, जय हो बॉस। खुश होने के बाद उसने थोड़ा संदिग्ध ढंग से खांसते हुए कहा, बॉस, हमारा ड्रैगन गेट गिल्ड क्लब एक लेवल गिल्ड क्लब है। हमें एलिमिनेशन राउंड से नहीं गुजरना पड़ता। हम सिर्फ ग्रुप मैच ही कर सकते हैं। अभी भी तैयारी के लिए 3 महीने का समय है। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने गलत बात कह दी है, इसलिए उसने चुपके से उस योग्य व्यक्ति की तरफ देखा जो नीचे बैठा हुआ था। उसने देखा कि योग्य व्यक्ति ने एक पेन निकाला और सूचना के ढेर पर मौजूद चीजों को काट दिया। कटोरी कट युवक आगे बढ़ा और बोला, बॉस, मुझे वास्तव में एक विशेष रूप से मजबूत उपचार प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर मिल गई है। बैठे हुए आदमी ने ऊपर देखा और पूछा, कैसा आदमी है? उसकी जानकारी लाओ।
कटोरी जैसे कटे हुए उस युवक ने अपना सिर खुजलाया। मैंने उसकी जानकारी तैयार नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि स्टार वेब के पास उसकी जानकारी होनी चाहिए। नीचे बैठा हुआ सक्षम व्यक्ति जानता था कि इस कटोरी जैसे कटे हुए युवा ने जानकारी तैयार नहीं की होगी। जैसे ही उसने सुना कि यह व्यक्ति स्टार वेब से है, उसने अपना स्टार वेब कार्ड निकाला, स्टार वेब में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गया और पूछा, वह सेलेस्टियल सीढ़ी पर कितनी दूर तक गया है। कटोरी जैसे कटे हुए युवक ने पलकें झपकाते हुए जवाब दिया, वह अभी तक स्वर्गीय सीढ़ी तक नहीं पहुंचा है। वह 80वीं मंजिल पर है। ये सुनकर सक्षम व्यक्ति ने अपने हाथ में रखा स्टार वेब कार्ड नीचे रख दिया और उसे गुस्से से भगा दिया। फैंग डोडो, जल्दी करो और प्रशिक्षण के लिए बाहर निकलो। तुम ये भी जानते हो कि हमारा ड्रैगन गेट गिल्ड क्लब एक लेवल गिल्ड क्लब है। स्टार टॉवर की 80वीं मंजिल पर पहुंच चुके किसी व्यक्ति को ढूंढकर क्या तुम ग्रुप मैच के दौरान 4 बनाम 6 की लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हो और हमें बी लेवल गिल्ड क्लब बनने दो। फैंग डोडो थोड़ा दुखी था। वह उपचार प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर जो 80वीं मंजिल तक पहुंच गई है, स्टार वेब पर बहुत लोकप्रिय है। उसने लगातार 80 जीते हैं। इससे पहले कि फैंग डोडो अपनी बात पूरी कर पाता, सक्षम व्यक्ति ने उसे बाहर निकाल दिया। जल्दी करो और ट्रेनिंग पर जाओ। फैंग डोडो को बाहर निकाल दिया गया और वह दुखी महसूस करते हुए बुदबुदाया, मैं बस मदद करने की कोशिश कर रहा था। लॉन्ग ताओ, चूंकि तुम मुझे परेशानी का सबब मानते हो, तो खुद ही कोई ढूंढ लो। फिर उसने एक गाना गुनगुनाया और प्रशिक्षण कक्ष की ओर चल दिया। अगर स्त्रीलिंग पुरुष अपने लाइव स्ट्रीमिंग रूम में टिप्पणियों को देखता तो उसे एहसास होता कि जिस क्षण 2 खूनी फूल खिले थे, टिप्पणियां कुछ सेकंड के लिए गायब हो गई थीं और तुरंत स्क्रीन पर छा गईं और उसे सफ़ेद कर दिया। ये टिप्पणियां अब अलग अलग नहीं थीं। जब स्त्रीलिंग पुरुष ने उन्हें देखा तो उसने पाया कि हालांकि यह स्पष्ट रूप से उसका लाइव स्ट्रीमिंग कक्ष था, फिर भी किसी भी टिप्पणी में उसका उल्लेख नहीं था। दोनों मोहक रक्तिम फूल बस कुछ पल के लिए ही खिले। जैसे ही रक्त की गर्माहट खत्म हुई, वह गुलाब जैसे फूलों और तीखे कांटों वाली लताओं के बीच मुरझा गया और कुछ भी नहीं बचा। यद्यपि ये दोनों रक्तरंजित फूल केवल कुछ क्षण के लिए ही अस्तित्व में थे, फिर भी इनका स्त्रीलिंग पुरुष और उसके लाइव स्ट्रीमिंग कक्ष में बैठे दर्शकों पर सबसे अधिक चौंकाने वाला दृश्य प्रभाव पड़ा। खिलते हुए फूल गायब हो गए थे और 2 खूनी फूल तुरंत मुरझा गए और स्टार टॉवर की 74वीं मंजिल पर लिन युआन की जीत की घोषणा की। लिन युआन ने अपनी जीत के बाद भी एक प्रतिद्वंद्वी के साथ मुकाबला जारी रखा। जब वह 80वीं मंजिल पर पहुंचा तो उसने अब तक का सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी देखा, जो अभी भी स्त्रीलिंग था, जो बिना किसी लड़ाई के इरादे से उसके बालों को सहला रहा था। उसके बाद उनका सामना एकमात्र शक्तिशाली व्यक्ति से हुआ जो एक गोल्ड 3 एलीट कोल्ड वाटर स्नैपिंग टर्टल के साथ लड़ाकू श्रेणी का स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल था। हालांकि ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई के साइलेंट स्केल पाउडर ने द्वंद्व युद्ध में इसे काफ़ी हद तक रोक दिया। जब साइलेंट स्केल पाउडर कोल्ड वाटर स्नैपिंग टर्टल पर उतरा तो इसने जल तत्व का उपयोग करने की अपनी क्षमता को अलग कर दिया था, जो इसके हमलावर साधनों को बेअसर करने जैसा था। कोल्ड वाटर स्नैपिंग कछुए का विकास पथ आध्यात्मिक उत्परिवर्तन की ओर अधिक झुका हुआ था और इसने क्षति पहुंचाने के लिए जल तत्व का उपयोग किया। यदि एक साधारण कांस्य एक्स लीजेंड ब्लू फ्लैश तितली ने साइलेंट स्केल पाउडर जारी किया तो ये सामान्य परिस्थितियों में निश्चित रूप से कोल्ड वाटर स्नैपिंग कछुए पर इतना मजबूत साइलेंस प्रभाव नहीं डालेगा। हालांकि लिन युआन ने मजबूत आसंजन के साथ ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई के स्केल पाउडर का उपयोग किया था, जिससे कोल्ड वाटर स्नैपिंग टर्टल बहुत निष्क्रिय हो गया था। स्माइलिंग फेस कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। यह एकमात्र फे था जो लड़ाकू श्रेणी की स्पिरिट क्यूई पेशेवर के पास था। जाहिर है उसने इस गोल्ड 3 एलीट कोल्ड वाटर स्नैपिंग टर्टल में सभी संसाधनों का निवेश किया था। अन्यथा अगर उसके पास एक और फे होता तो वह कोल्ड वाटर स्नैपिंग टर्टल को साइलेंट स्केल पाउडर से छुटकारा पाने में मदद करने के लिए कुछ क्षमताओं को जारी करने दे सकता था। चीजें अब जितनी निष्क्रिय नहीं होतीं। कोल्ड वाटर स्नैपिंग टर्टल के खोल की सतह पर बलगम की एक परत थी, जिससे साइलेंट स्केल पाउडर उसके शरीर से मजबूती से चिपका हुआ था। हालांकि ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई का ग्रेड कोल्ड वाटर स्नैपिंग टर्टल जितना ऊंचा नहीं था, लेकिन ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई ने अपनी क्षमताओं और विशेष कौशल के आधार पर कोल्ड वाटर स्नैपिंग टर्टल को आसानी से रोक लिया। लिन युआन ने इस द्वंद्व युद्ध के लिए एसिड कोरोजन क्वीन बी या रेड थॉर्न का इस्तेमाल नहीं किया। द्वंद्व युद्ध को समाप्त करने के लिए उसने केवल चिमी और ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई का इस्तेमाल किया। चिमी की बिखरी हुई रोशनी कोल्ड वाटर स्नैपिंग कछुए पर पड़ी, जिससे उसके गीले शरीर की सतह सूखी और जलती हुई क्षमता से फट गई, जिससे जलने से फफोलों की एक परत बन गई। जब फफोले फूट गए तो बाहर निकलने वाले तरल ने साइलेंट स्केल पाउडर को सोख लिया, जिससे कोल्ड वाटर स्नैपिंग कछुए को कोई प्रतिरोध नहीं मिला। उस समय सूर्य की किरणों ने कमजोर अवस्था में स्थित कोल्ड वाटर स्नैपिंग कछुए पर कई नकारात्मक प्रभाव डाले। लिन युआन ने पाया कि ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई के स्केल पाउडर हेलो का उपयोग चिमी की सूर्य की किरणों के साथ किया जा सकता है। परावर्तक स्केल पाउडर सूर्य की किरणों को परावर्तित कर सकता है।
प्रकाश एक निश्चित स्तर पर एक मजबूत अंधापन प्रभाव पैदा करेगा, जिससे कोल्ड वाटर स्नैपिंग कछुए की आंखों में छेद होने के बाद अस्थायी अंधापन हो सकता है। चिमी की हल्की चहचहाहट के साथ 3 ध्वनि प्रहार कोल्ड वाटर स्नैपिंग कछुए में घुस गए, जो भयंकर दर्द के कारण संघर्ष कर रहा था और दहाड़ रहा था। ध्वनि प्रहार कोल्ड वाटर स्नैपिंग कछुए के ऊपरी जबड़े पर लगे। चूंकि ध्वनि के प्रहार एक के बाद एक ऊपरी जबड़े पर एक ही बिंदु पर लगे, इसलिए कोल्ड वाटर स्नैपिंग कछुए के जबड़े में चाहे जितनी भी ताकत क्यों न हो, एक छोटा सा छेद हो ही जाता था। जब उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि के प्रहार जबड़े की हड्डी में घुसे तो जो कंपन हुआ, उससे उसके मस्तिष्क के ऊतकों को नुकसान पहुंचा। इस द्वंद्व युद्ध में लिन युआन को एहसास हुआ कि सिल्वर फैंटेसी ब्रीड बनने के बाद चिमी में जबरदस्त विनाशकारी शक्ति थी। उसे अभी भी याद था कि जब चिमी सामान्य अवस्था में थी तो उसका साउंड थ्रस्ट लकड़ी के बोर्ड पर केवल हल्के निशान छोड़ सकता था, लेकिन अब ये गोल्ड फे को घातक नुकसान पहुंचा सकता है, बशर्ते कि यह लक्ष्य की कमजोर जगह पर हमला करे और जब प्रतिद्वंद्वी रक्षाहीन हो। गोल्ड टर्टल फे के रूप में कोल्ड वाटर स्नैपिंग टर्टल के पास एक बेहतरीन बचाव था, जो जल तत्व को नियंत्रित करने में सक्षम होने के आधार पर था। राजसी जल तत्व कोल्ड वाटर स्नैपिंग टर्टल की सतह पर तेज बहते पानी की एक परत बनाता है। ये तेज बहने वाली पानी की परत गोल्ड 3 एलीट कोल्ड वाटर स्नैपिंग टर्टल की रक्षा का सबसे शक्तिशाली साधन थी। लेकिन अभी लिन युआन की ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई ने अपने साइलेंट स्केल पाउडर के साथ ऊपरी हाथ हासिल कर लिया था। इस आधार पर कि आत्मा क्यूई पेशेवर के पास कोल्ड वाटर स्नैपिंग कछुए की मदद करने के लिए दूसरा परी नहीं था, ये वध किए जाने वाला मेमना बन गया। लिन युआन ने स्टार टॉवर में 80वीं लड़ाई जीतने के बाद थोड़ा थका हुआ महसूस किया और स्टार वेब छोड़ दिया। वह अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति को धीरे धीरे बढ़ाने के लिए उसनिया के बर्तनों को बढ़ाने के लिए चला गया। लिन युआन को यह नहीं पता था कि स्त्री पुरुष के लाइव स्ट्रीमिंग रूम में क्या हुआ था, न ही उसे यह पता था कि स्टार टॉवर की सूची में ब्लैक ट्रेन कर रहा था। आज उन्होंने स्ट्रीक लिस्ट पर रिकॉर्ड तोड़ दिया था और लगातार 80 जीत तक पहुंच गए थे, जिससे स्टार वेब में हलचल मच गई थी। स्टार वेब पर कई मुख्यधारा के मीडिया ने भी इस मामले की रिपोर्ट करने के लिए नोटिस भेजना शुरू कर दिया। एक योग्य व्यक्ति एक सम्मेलन कक्ष में बैठा हुआ था, जो बहुत ही साधारण तरीके से सजाया गया था, लेकिन असाधारण व्यवस्था के साथ सूचनाओं के ढेर को पलट रहा था। उस समय दरवाजे पर दस्तक हुई और उसने अपने हाथ में रखी जानकारी को नीचे रख दिया और कहा, अंदर आ जाओ। एक कटोरी जैसे कटे हुए युवा ने दरवाज़ा खोला और अपना सिर दिखाया। उसने अंदर देखा, अंदर चला गया और बैठने के लिए एक कुर्सी खींची। फिर उसने कहा, बॉस, क्या हमारी मुख्य टीम में अभी भी एक उपचार प्रकार के स्पिरिट क्यूई पेशेवर की कमी है? ये सुनकर सक्षम व्यक्ति ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, आप आमतौर पर सबसे आलसी होते हैं, फिर भी आपके पास अभी भी एक अनुशंसित उम्मीदवार है। टूर्नामेंट जल्द ही शुरू होने वाला है। जल्दी करो और अपने प्रशिक्षण को पूरा करो। मैं आपके चौथे फे की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए क्रिएशन मास्टर के साथ अपॉइंटमेंट लेने में आपकी मदद करूंगा। जब उस कटोरी कटे युवक ने यह सुना तो वह तुरंत खुशी से चिल्लाया, जय हो बॉस। खुश होने के बाद उसने थोड़ा संदिग्ध ढंग से खांसते हुए कहा, बॉस, हमारा ड्रैगन गेट गिल्ड क्लब एक लेवल गिल्ड क्लब है। हमें एलिमिनेशन राउंड से नहीं गुजरना पड़ता, हम सिर्फ ग्रुप मैच ही कर सकते हैं। अभी भी तैयारी के लिए 3 महीने का समय है। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने गलत बात कह दी है, इसलिए उसने चुपके से उस योग्य व्यक्ति की तरफ देखा जो नीचे बैठा हुआ था। उसने देखा कि योग्य व्यक्ति ने एक पेन निकाला और सूचना के ढेर पर मौजूद चीज़ों को काट दिया। कटोरी कट युवक आगे बढ़ा और बोला, बॉस, मुझे वास्तव में एक विशेष रूप से मजबूत उपचार प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर मिल गई है। बैठे हुए आदमी ने ऊपर देखा और पूछा, कैसा आदमी है? उसकी जानकारी लाओ। कटोरी जैसे कटे हुए उस युवक ने अपना सिर खुजलाया। मैंने उसकी जानकारी तैयार नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि स्टार वेब के पास उसकी जानकारी होनी चाहिए। नीचे बैठा हुआ सक्षम व्यक्ति जानता था कि इस कटोरी जैसे कटे हुए युवा ने जानकारी तैयार नहीं की होगी। जैसे ही उसने सुना कि यह व्यक्ति स्टार वेब से है, उसने अपना स्टार वेब कार्ड निकाला, स्टार वेब में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गया और पूछा, वह सेलेस्टियल सीढ़ी पर कितनी दूर तक गया है? कटोरी जैसे कटे हुए युवक ने पलकें झपकाते हुए जवाब दिया, वह अभी तक स्वर्गीय सीढ़ी तक नहीं पहुंचा है। वह 80वीं मंजिल पर है। ये सुनकर सक्षम व्यक्ति ने अपने हाथ में रखा स्टार वेब कार्ड नीचे रख दिया और उसे गुस्से से भगा दिया। फैंग डोडो, जल्दी करो और प्रशिक्षण के लिए बाहर निकलो। तुम ये भी जानते हो कि हमारा ड्रैगन गेट गिल्ड क्लब एक लेवल गिल्ड क्लब है। स्टार टॉवर की 80वीं मंजिल पर पहुंच चुके किसी व्यक्ति को ढूंढकर क्या तुम ग्रुप मैच के दौरान 4 बनाम 6 की लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हो और हमें बी लेवल गिल्ड क्लब बनने दो? फैंग डोडो थोड़ा दुखी था। वह उपचार प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर जो 80वीं मंजिल तक पहुंच गई है, स्टार वेब पर बहुत लोकप्रिय है। उसने लगातार 80 जीते हैं। इससे पहले कि फैंग डोडो अपनी बात पूरी कर पाता, सक्षम व्यक्ति ने उसे बाहर निकाल दिया। जल्दी करो और ट्रेनिंग पर जाओ।
फैंग डोडुओ को बाहर निकाल दिया गया और वह दुखी महसूस करते हुए बुदबुदाया, मैं बस मदद करने की कोशिश कर रहा था। लॉन्ग ताओ, चूंकि तुम मुझे परेशानी का सबब मानते हो तो खुद ही कोई ढूंढ लो। फिर उसने एक गाना गुनगुनाया और प्रशिक्षण कक्ष की ओर चल दिया। युआन जंगल में मिले एक पौधे को संवार रहा था। यह एक खरपतवार की तरह लग रहा था जिसमें कोई विशेषता नहीं थी। इसमें 3 लंबी, पतली पत्तियां थीं और पत्तियों के ब्लेड मोटे थे। यद्यपि यह खरपतवार कुछ विशेष नहीं लग रहा था, फिर भी यह एक अलग प्रकार की भयानक आभा बिखेर रहा था। जैसे ही लिन युआन इसमें स्पिरिट क्यूई इंजेक्ट कर रहा था, ये साधारण खरपतवार लगातार बदल रहा था। कुछ घंटों के बाद इसकी पत्तियां लंबी हो गईं और नीचे की ओर झुक गईं, एक अनोखी बनावट के साथ। जब पत्तों से सीधे निकले सादे सफ़ेद फूलों का गुच्छा खिलता था तो उससे तुरंत एक सुंदर और ताजगी भरी खुशबू फैलती थी जिससे कमरा तुरंत ठंडा हो जाता था। ये रसीला सुगंध बिल्कुल भी मीठी और नाजुक नहीं थी, बल्कि एक शानदार सुगंध थी। जब कोई इस ऑर्किड को छूता था तो ऐसा लगता था जैसे उसका दिल शांत हो गया हो। वह गुप्त सुगंध अब दूर दूर तक नहीं फैलती थी, बल्कि वह असाधारण रूप से गहरी थी, मानो उसमें मौसम और जलवायु समाहित हो। लिन युआन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग बंद कर दिया और जब उसने अपने सामने कांस्य महाकाव्य सफ़ेद जेड स्नो ऑर्किड को देखा तो वह संतुष्टि में सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। जो परी उसने उठाई थी और खरपतवार जैसी दिख रही थी, वह वास्तव में एक ऑर्किड थी। पहले तो लिन युआन को लगा कि ऑर्किड को अपेक्षाकृत दुर्लभ माना जाता है, इसलिए उसने इसे चुना था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इस ऑर्किड को व्हाइट जेड स्नो ऑर्किड में विकसित कर पाएगा। दुनिया भर में ऑर्किड फूल खिलने से पहले आमतौर पर एक जैसे ही दिखते थे। खिलने के बाद ही उनका मूल्य स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता था। बेर, ऑर्किड, बांस और गुलदाउदी हमेशा से 4 सबसे खूबसूरत पौधे रहे हैं। हालांकि यह व्हाइट जेड स्नो ऑर्किड सबसे बेहतरीन ऑर्किड नहीं था, लेकिन यह एक बेहतरीन फी था जिसकी उम्मीद दूसरे नहीं कर सकते थे। जैसे ही लिन युआन ने अपना शरीर फैलाया और कांस्य महाकाव्य सफ़ेद जेड स्नो ऑर्किड को करीब से देखने वाला था, दरवाजे पर 2 हल्की दस्तकें हुईं और उसने बाहर से वेन्यू की आवाज़ सुनी। युवा मास्टर, दोपहर का भोजन तैयार है, खाने का समय हो गया है। लिन युआन अपने हाथों में व्हाइट जेड स्नो ऑर्किड का बर्तन लेकर अपने कमरे से बाहर चला गया। जब वेन यू ने उसे बाहर आते देखा तो वह दंग रह गई। ऐसा कहा जाता है कि सज्जन व्यक्ति ऑर्किड की तरह होते हैं, लेकिन जब लिन युआन ऑर्किड को पकड़े हुए बाहर आया तो वेन यू को अचानक लगा कि ऑर्किड सज्जन व्यक्ति जितना अच्छा नहीं है। शायद इसलिए कि इस युवक की आभा बहुत उत्कृष्ट थी, उसने ऑर्किड की आभा को दबा दिया। जब उसने लिन युआन के हाथ में ऑर्किड के बर्तन की जांच की तो वह चकित रह गई। वह एक क्रिएशन मास्टर भी थी, इसलिए उसने एक नज़र में पहचान लिया था कि उसके हाथ में ऑर्किड एक एपिक व्हाइट जेड स्नो ऑर्किड था। बेशक ये वह बात नहीं थी जिसने उसे सबसे ज़्यादा चौंकाया, क्योंकि उसने कई ऑर्किड फे और एपिक फे देखे थे। हालांकि यह कांस्य एपिक फे बेहद दुर्लभ था, खासकर इसलिए क्योंकि यह एक ऑर्किड फे था। रेडिएंट मून पैलेस की तरह हर साल शीर्ष आत्मा परिचय के लिए पुरस्कार केवल एक कांस्य महाकाव्य फे था। वेन यू ने कांस्य महाकाव्य सफ़ेद जेड स्नो ऑर्किड के बारे में बहुत कम सोचा, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि लिन युआन इसे पालेगा। इसके बजाय उसने सोचा कि शायद चंद्रमा महारानी ने उसे यह उपहार दिया होगा। जैसे ही वह इस तरह सोच रही थी, लिन युआन ने कहा, अपने होश में आओ। वेन यू को होश आया और उसने पाया कि लिन युआन उसकी ओर देख रहा है, इसलिए उसने जल्दी से जवाब दिया, युवा मास्टर, बड़े भाई लियू ने आज दोपहर का भोजन बनाया है। मैं आपको ये सफ़ेद जेड स्नो ऑर्किड लेने में मदद करूंगी। ये सुनकर लिन युआन ने उसे सौंप दिया और कहा, बड़े भाई लियू की खाना पकाने की प्रतिभा निश्चित रूप से उत्कृष्ट है। लिन युआन को तब संदेह हुआ था जब लियू जी ने पहले कहा था कि वह खाना बना सकता है। लियू जी के ईमानदार चेहरे के आधार पर लिन युआन को वास्तव में नहीं लगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखता है जो खाना बना सकता है। लियू जी ने खाना बनाने के बाद लिन युआन और वेन यू के पेट पर कब्जा कर लिया था और उन्हें खाने का शौकीन बना दिया था, जिससे वे हर दिन उसके खाना बनाने का इंतजार करते थे। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वे दोनों खाना नहीं बना सकते थे, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि लियू जी का खाना बहुत स्वादिष्ट था। भले ही लिन युआन ने स्पिरिट फूड पवेलियन के शेफ के बनाए व्यंजन खाए थे, लेकिन वे लियू जी द्वारा बनाए गए व्यंजनों जितने अच्छे नहीं थे। वेन यू ने लिन युआन से सावधानीपूर्वक व्हाइट जेड स्नो ऑर्किड लिया और पूछा, यंग मास्टर, मैं इस व्हाइट जेड स्नो ऑर्किड को कहाँ रखूँ? लिन युआन ने जवाब दिया, क्या बिग ब्रदर लियू ने पिछली बार नहीं कहा था कि आध्यात्मिक सामग्री अगले दिन ताज़ी नहीं होती, भले ही उन्हें रेफ्रिजरेटर में रखा जाए? इस व्हाइट जेड स्नो ऑर्किड को रसोई में उन आध्यात्मिक सामग्रियों के बगल में रखें। यह उनकी समस्याओं का समाधान करेगा। वेन यू ध्यान से सुन रही थी, लेकिन जब लिन युआन ने उसे रसोई में रखने के लिए कहा ताकि सामग्री ताज़ा रहे तो उसने अपना मुंह चौड़ा कर लिया। उसका चेरी जैसा मुंह दरियाई घोड़े के मुंह जितना चौड़ा हो गया, इतना चौड़ा कि एक अनानास भी उसके अंदर समा सकता था। सौभाग्य से उसके हाथ स्थिर थे।
अन्यथा यह कांस्य महाकाव्य सफ़ेद ज़ेड स्नो ऑर्किड जमीन पर गिर जाता। यद्यपि व्हाइट ज़ेड स्नो ऑर्किड को ऑर्किड फूलों में सर्वश्रेष्ठ नहीं माना जाता था, फिर भी इसे सर्वोच्च श्रेणी का कहा जा सकता है। व्हाइट ज़ेड स्नो ऑर्किड एक सहायक प्रकार का फे था। जब इसे घर के अंदर रखा जाता था तो यह अपने गुणों के कारण तापमान को सुखदायक लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं कर सकता था। इसकी खुशबू पौधे की वृद्धि को भी बढ़ावा दे सकती थी। ये क्रिएशन मास्टर्स के लिए बहुत उपयोगी था। अगर क्रिएशन मास्टर ने व्हाइट ज़ेड स्नो ऑर्किड का अनुबंध किया तो ये प्लांट टाइप फेस को पोषित करते समय सहायक भूमिका निभा सकता था। इस प्रकार रसोई में ऐसी अच्छी चीज़ रखना और उसकी सुगंध और शीतलता का उपयोग आध्यात्मिक सामग्री को ताज़ा रखने के लिए करना अनसुना था। ये बस एक मामूली विलासिता थी। जब लिन युआन ने वेन यू को अपना मुंह खोले हुए देखा तो वह खुद को रोक नहीं सका और कहा, अगर तुम भूखी हो तो मैं देखूंगा कि क्या मैं बड़े भाई लियू की कुछ मदद कर सकता हूं ताकि हम जल्दी से सेवा कर सकें। फिर वह रसोई में चला गया। वेन यू मदद नहीं कर सका लेकिन आलोचना की, यंग मास्टर वास्तव में एक आदमी है जो महिलाओं को समझने में विफल रहता है। लिन युआन के रसोई में जाने से पहले लियू जी बर्तन लेकर बाहर आ गई। उन तीनों के लिए 4 व्यंजन थे: कुन पाव चिकन, मीठा और खट्टा पोर्क, गिलहरी मछली एक और जीरा मांस के टुकड़े। ये चारों मांस के व्यंजन थे क्योंकि लियू जी ने पता लगा लिया था कि लिन युआन और वेन यू को क्या खाना पसंद है। उन सभी का स्वाद एक जैसा था और वे शुद्ध मांसाहारी थे। लियू जी ने जब बर्तन मेज पर रख दिए तो वेन यू धीरे से रसोई से बाहर आया और बोला, युवा मास्टर, बड़े भाई लियू, रसोई इस मनो में सबसे सुगंधित जगह बनने जा रही है। लियू जी को समझ में नहीं आया कि उसका क्या मतलब है और उसने सोचा कि वह उसकी प्रशंसा कर रही है। हालांकि लिन युआन अपनी भौहें ऊपर उठाए बिना नहीं रह सका। हालांकि व्हाइट ज़ेड स्नो ऑर्किड की खुशबू साफ और सुगंधित थी, फिर भी उसे अगरवुड की गंध ज़्यादा पसंद थी। व्हाइट ज़ेड स्नो ऑर्किड अगरवुड की तरह शांत करने वाला नहीं था। व्हाइट ज़ेड स्नो ऑर्किड की खुशबू कपड़ों पर रहती और निशान छोड़ती, लेकिन अगरवुड की खुशबू मन को तरोताजा कर देती, मन को शांत कर देती और सिर्फ आस्तीन तक ही सीमित रहती। भोजन के बाद वेन यू और लिन युआन ने लियू जी की प्रशंसा की, जिससे उनके दृढ़ और ईमानदार चेहरे पर हंसी आ गई। लियू जी सोचने से खुद को रोक नहीं पाए, जब मैं बाय हाओ और वांग फैन के साथ टीम में थी तो उन्होंने मेरा खाना खाते समय मेरी तारीफ क्यों नहीं की। कितने कृतघ्न। लियू जी की संक्रमित स्रोत प्रकार की कीट रानी बहुत पहले ही ठीक हो चुकी थी। अब ये खतरे में नहीं थी और यह एक काल्पनिक नस्ल में भी विकसित हो चुकी थी। कुछ समय पहले लियू जी एक बहुत ही साधारण उद्देश्य से बाय हाओ और वांग फैन को खोजने गया था। वह माफ़ी मांगना चाहता था। लियू जी निराश हो चुका था और एक साधारण व्यक्ति बन चुका था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह अपने पूर्व मित्रों से फिर से संपर्क नहीं करना चाहता था। उसने सोचा था कि वह उन्हें और अधिक परेशान करेगा। उस समय वह एक बेकार व्यक्ति बन गया था और उसकी एकमात्र परी कीट रानी उसका एकमात्र सहारा थी। जब कीट रानी की जड़ें क्षतिग्रस्त हो गईं तो लियू जी सभी संबंधों को काटकर एक साधारण व्यक्ति बनने के लिए तैयार हो गया था। हालांकि अब वह ठीक था, लेकिन उसे याद आया कि बाय हाओ और वांग फैन 2 साल से उसे ढूंढ रहे थे और उसका पीछा कर रहे थे। उसे बहुत दुख हुआ, फिर भी उसे खेद हुआ। जब वह दूसरी बार बाय हाओ से मिला था तो हालांकि बाय हाओ की बातों ने उसे गुस्सा दिलाया था, लेकिन उसने इसे दिल पर नहीं लिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि लियू जी बाय हाओ को बहुत अच्छी तरह से जानता था। वह दिल से नर्म दिल था। आपसी समझ के कारण वे तीनों रेडियंस 100 सीक्वेंस के सदस्य बन गए थे और जब वे अपने मिशन पर निकलते थे तो 3 सदस्यों की टीम बनाते थे। पुरुषों की दोस्ती वास्तव में ऐसी ही होती थी, सच्ची और सरल। खाने और कुछ कप वाइन पीने के बाद बाय हाओ और वांग फैन को राहत मिली। वे लियू जी के पिछले अनुभव को लेकर चिंतित थे और उसे बहुत याद करते थे। लियू जी के लिए उसकी ताकत वापस आ गई थी और वह और भी शक्तिशाली हो गया था। वह अपने पुराने दोस्तों के साथ फिर से अच्छे संबंध बना चुका था और उसके सामने इस युवा व्यक्ति का विश्वास भी था। किसी खुशी के अवसर पर सचमुच अच्छा महसूस होगा। लियू जी ने कभी महसूस नहीं किया था कि जीवन कितना अच्छा है, तब भी जब वह शीर्ष पर था, लेकिन धूल में गिरने के बाद जीवन के बारे में उसकी धारणा बदल गई थी। वह वर्तमान के हर पल और अपने करीबी लोगों के साथ बातचीत करके खुश महसूस करता था। हालांकि जब वांग फैन ने समूह को एक संदेश भेजा तो वह हंसी और आंसुओं के बीच फंस गया। तभी लियू जी को पता चला कि बाय हाओ और वांग फैन ने अपने पैसे जमा कर लिए हैं। वे देखना चाहते थे कि क्या वे उसकी कीट रानी की चोटों का इलाज कर सकते हैं। ये जानने के बाद कि वह ठीक हो गई है, बाय हाओ ने वांग फैन का हिस्सा उसे वापस दे दिया, लेकिन उसके सारे पैसे स्टार वेब पर लाइव स्ट्रीमर स्पैरो वॉयस लोली देवी को दे दिए। उन्होंने रेडियंस को करोड़ों डॉलर दिए थे, जिसकी वजह से बाय हाओ, जो पिछले 2 महीनों से दूसरे सबसे ज्यादा योगदान देने वाले प्रशंसक थे, पहले स्थान पर पहुंच गए। उन्होंने न केवल अपना स्थान वापस पा लिया था, बल्कि वे दूसरे स्थान से भी बहुत अलग थे।
हालांकि बाय हाउ को इस बात से परेशानी थी कि उसने चाटुकार की तरह कितनी भी मेहनत करके उपहार भेजे हों, स्पैरो वॉयस लोली देवी ने कभी उसका शुक्रिया अदा नहीं किया। उस समय उसने समूह में कुछ पोस्ट किया। स्पैरो वॉयस लोली गॉडेस का छोटा फैन बॉय, लियू जी वांग फैन, बाहर आओ और पैसे कमाने के लिए मेरे साथ एक मिशन पर चलो। वांग फैन, तुम्हें मिशन करने की इतनी इच्छा कब से होने लगी? जब मैं तुमसे पूछता था तब भी तुम मना कर देते थे। स्पैरो वॉयस लोली देवी का छोटा फैन बॉय, मेरे पास स्पैरो वॉयस लोली देवी को उपहार देने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। मैं स्पैरो वॉयस लोली देवी को मिशन करने से अर्जित धन का 99.9% इनाम देने की योजना बना रहा हूं। मैं हर दिन बस 2 स्टीम्ड बंस खाऊंगा। लियू जी वांग फैन, स्पैरो वॉयस लोली गॉडेस का छोटा फैन बॉय, तुम दोनों आ रहे हो या नहीं? अगर नहीं तो मैं अकेला जाऊंगा। लियू जी नहीं जा रहा। वांग फैन नहीं जा रहा। स्पैरो वॉयस लोली गॉडेस का छोटा फैन बॉय, आप सिंगल लोग सितारों का पीछा करने की खुशी को नहीं समझते हैं। लियू जी अपने ईमानदार चेहरे पर एक सुंदर लड़के की हैरान अभिव्यक्ति को प्रकट करने से खुद को रोक नहीं सके। बाय हाउ ने ऐसा दिखाया जैसे वह सिंगल नहीं था। अपने रवैये के आधार पर वह ऑनलाइन डेट करना चाहता था और असल जिंदगी में उनसे मिलना चाहता था। अपना सेल फोन नीचे रखने के बाद लियू जी को अचानक कुछ याद आया और उन्होंने लिन युआन से कहा, लिन युआन, कई राजा श्रेणी के विशेषज्ञ संयुक्त रूप से रॉयल कैपिटल में एक निजी नीलामी आयोजित करेंगे। क्या आप रुचि रखते हैं? लिन युआन ने एक पल सोचा और जवाब दिया, क्या उन्होंने पहले से बता दिया है कि वे कौन सी चीज़ें नीलाम करने जा रहे हैं? लिन युआन के लिए आपकी सामान्य नीलामी में जाना केवल मौज मस्ती देखने के लिए था। ऐसा नहीं था कि वह उन्हें खरीदने में असमर्थ था, लेकिन अधिकांश चीज़ें उसके लिए बेकार थीं। उसे महाकाव्य से किंवदंती तक फे को बढ़ाने के लिए कुछ आध्यात्मिक अवयवों की आवश्यकता होगी, लेकिन अन्य मामलों में उसे फे को बढ़ाने में सहायता करने के लिए आध्यात्मिक अवयवों की आवश्यकता नहीं थी। जहां तक उच्च श्रेणी के फे की बात है, तो वह उन्हें समय के साथ अपनी इच्छानुसार किसी भी चीज़ में विकसित कर सकता था। लिन युआन के शब्दों को सुनकर लियू जी ने उत्तर दिया, मैंने सुना है कि इस नीलामी में स्रोत प्रकार के जीवन रूप दिखाई देंगे। लिन युआन खुद को रोक नहीं सका और पूछा, स्रोत प्रकार के जीवन रूप? उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई अपने स्रोत प्रकार के जीवन रूपों की नीलामी करेगा। अगर यह स्रोत प्रकार का जीवन रूप था तो लिन युआन कुछ दिलचस्पी लेने से खुद को नहीं रोक सका। स्रोत प्रकार के जीवन रूप अपने अनुबंध में अजीब थे और उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं थी। उनमें से प्रत्येक के पास अद्वितीय क्षमताएं थीं जो उचित रूप से उपयोग किए जाने पर उत्कृष्ट होंगी। इसलिए यदि उसे कोई उपयुक्त स्रोत प्रकार का जीवन रूप मिल जाता तो लिन युआन को उसे खरीदने और पालने में कोई आपत्ति नहीं होती। उदाहरण के लिए एसिड कोरोजन क्वीन बी, इसने लिन युआन की युद्ध क्षमता को बहुत बढ़ा दिया था और इसे वर्तमान में उसके हमले का सबसे मजबूत साधन कहा जा सकता है। एसिड कोरोजन क्वीन मधुमक्खी के बिना अपने वर्तमान स्तर को देखते हुए वह ये कहने में आश्वस्त नहीं था कि वह निश्चित रूप से पदोन्नति द्वंद्व जीत सकता है और सेलेस्टियल सीढ़ी पर चढ़ सकता है। यद्यपि चिमी का दीप्तिमान शरीर एक क्षण में ही एसिड कोरोजन रानी मधुमक्खी की शक्ति को पार कर सकता था, परंतु ये केवल क्षण भर के लिए ही था। यदि यह गोल्ड डिफेंस प्रकार के फे से मिलता और उसके द्वारा नियंत्रित किया जाता तो जब चिमी अपनी सारी ऊर्जा समाप्त कर लेता तो संभवतः लिन युआन द्वंद्व युद्ध हार जाता। इस प्रकार वह एक उपयुक्त स्रोत प्रकार के जीवन रूप को खरीदने का तरीका खोजने पर अड़ा हुआ था। इसके अलावा उसके पास फे या स्रोत प्रकार के जीवन रूपों को पालने के लिए संसाधनों की कमी नहीं थी। अन्य आत्मा क्यू पेशेवरों के विपरीत उसे संसाधनों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी और उसने अपने संसाधनों को केवल एक ही परी की ओर केंद्रित किया। वह राजा श्रेणी विशेषज्ञ दस्ता गिल्ड एलायंस में बहुत प्रसिद्ध है। मैंने सुना है कि उन्होंने कई आयामी दरारें नष्ट कर दी हैं। इस नीलामी में कम से कम एक स्रोत प्रकार की वस्तु होनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2 से अधिक होंगी। ये सुनकर लिन युआन ने जवाब दिया, इस निजी नीलामी के लिए प्रवेश आवश्यकताएं क्या हैं? जब लियू जी ने देखा कि लिन युआन जाने का इरादा रखता है तो उसने जवाब दिया, प्रवेश की ज़रूरतें मुझ पर छोड़ दो, मैं उस समय 3 टिकट ले लूँगा। लिन युआन ने सिर हिलाया और कहा, मुझे तब आपको परेशान करना होगा बड़े भाई लियू। वेन यू भी रोमांचित थी क्योंकि उस समय रेडियंट मून पैलेस में उसे पहाड़ों से नीचे जाने का बहुत कम मौका मिलता था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से ऐसी जीवंत जगह पर जाना चाहती थी। हालांकि वह लिन युआन को यंग मास्टर कहकर बुलाती थी और स्पष्ट रूप से उसके अधीनस्थ थी, लेकिन लियू जी ने कभी भी उसे अनदेखा नहीं किया था। नतीजतन वह धीरे धीरे उसे स्वीकार करने लगी थी। भोजन के बाद वेन यू ने बर्तन साफ करने का काम अपने ऊपर ले लिया। लियू जी तैयार आध्यात्मिक सामग्रियों को जमाने ही वाले थे जिन्हें संग्रहित करना कठिन था। तभी उन्होंने शेल्फ पर एक सुंदर ऑर्किड का गमला देखा जहां विभिन्न आध्यात्मिक सामग्रियां रखी हुई थीं। रेडियंस 100 सीक्वेंस के सदस्य के रूप में वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि यह क्या है।
इसे देखने के बाद वह अचानक आश्चर्यचकित हो गया, अरे, ये वास्तव में एक कांस्य महाकाव्य सफ़ेद जेड स्नो ऑर्किड है। रसोई में इतनी अच्छी चीज़ क्यों रखी गई? जब वेन यू बर्तन धो रहा था तो उसने शांति से उत्तर दिया, युवा मास्टर ने इसे आपको आध्यात्मिक सामग्री को ताज़ा रखने में मदद करने के लिए दिया था। दरअसल वेन यू ने भी लियू जी को चकित भाव से अपना मुंह खोलते हुए देखा। उसने वही नकल की जो लिन युआन ने पहले कहा था। बड़े भाई लियू, क्या आपको भूख लगी है? लियू जी को होश आया और जब उसने वेन यू की बातें सुनी तो उसने अपने सिर के पीछे खुजलाया और पूछा, क्या मैंने अभी खाना खत्म नहीं किया है? मैंने 3 कटोरी चावल खाए हैं, तो मैं भूखा कैसे रह सकता हूँ? ये सुनकर वेन यू खुद को आलोचना करने से रोक नहीं सका। चलो, ऐसा कोई और आदमी नहीं जो महिलाओं को समझने में विफल हो जाए। लियू जी ने पूछा, वेन यू, क्या तुमने अभी पर्याप्त खाना नहीं खाया? वेन यू ने अपना सिर नीचे किया और जवाब दिया, मैं 2 कटोरी चावल से ही निश्चित रूप से भर गई हूँ। फिर लियू जी ने उसे देखा और आश्चर्य से कहा, क्या तुम्हें 2 कटोरे चावल खाने से मोटी हो जाने का डर नहीं है? वेन यू को अचानक महसूस हुआ कि लियू जी न केवल महिलाओं को समझने में विफल रहे बल्कि एक अवांछनीय व्यक्ति भी थे। पिछले कुछ दिनों से लिन युआन स्टार टॉवर पर चढ़ रहा था। वह पहले ही 80वीं मंजिल से 100वीं मंजिल तक लड़ चुका था और अगर वह और आगे जाता तो वह पदोन्नति द्वंद्व में भाग लेता। 80वीं मंजिल से 100वीं मंजिल पर चढ़ते समय लिन युआन के सभी विरोधियों के पास गोल्डफे थे। 90वीं मंजिल के बाद लिन युआन का सामना बहुत से स्पिरिट क्यूई पेशेवरों से हुआ जिनके पास 2 गोल्डफे थे। हालांकि गोल्डफे का ग्रेड उच्च नहीं माना जाता था। फिर भी जब लिन युआन ने गोल्ड लीजेंड एसिड कोरोजन क्वीन बी का इस्तेमाल किया तो ये द्वंद्व जीतना उतना मुश्किल नहीं था। वास्तव में भले ही चिमी एक फैंटेसी ब्रीड बन गई थी और उसने नया विशेष कौशल रेडिएंट बॉडी प्राप्त कर लिया था, लिन युआन ने अब तक इसका इस्तेमाल नहीं किया था। 80वीं मंजिल से 100वीं मंजिल तक चढ़ने के दौरान लिन युआन ने जिस सबसे मजबूत गोल्डफे का सामना किया वह केवल गोल्ड 7 फ्लॉलेस फे था। एसिड कोरोजन क्वीन बी का ग्रेड गोल्ड आई हो सकता है लेकिन इसकी गुणवत्ता लीजेंड थी। गोल्ड आई लीजेंड एसिड कोरोजन क्वीन बी की वास्तविक ताकत वास्तव में गोल्ड 7 फ्लॉलेस फे से बेहतर थी। इसके अलावा एसिड कोरोजन क्वीन भी एक हत्यारा था जो फूलों के समुद्र में छिप जाता था जिससे उसे छिपकर हमला करने की अनुमति मिलती थी। लिन युआन का सामना एक स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल से भी हुआ था जो स्टार टॉवर में लड़ते समय लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। लाइव स्ट्रीमर कोई और नहीं बल्कि स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल था जिसके पास गोल्ड 7 फ्लॉलेस फे था। इसलिए ये पहली बार भी था जब लिन युआन की एसिड कोरोजन क्वीन भी स्टार वेब नेटिजन्स की नज़र में आए। इससे ये रहस्य भी सुलझ गया था कि लिन युआन ने उस स्त्री पुरुष के 2 परियों को कैसे मार डाला था। फूलों के समुद्र में खिले 2 रक्त फूलों का मामला आखिरकार सुलझ गया था। स्टार वेब पर लिन युआन की लोकप्रियता आसमान छू रही थी। इसी समय स्टार वेब पर कुछ सवाल भी उठे। क्या ब्लैक एक उपचारात्मक प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर नहीं है? हमने ब्लैक को उपचारात्मक प्रकार के परी का प्रयोग करते क्यों नहीं देखा? युद्ध में वह वास्तव में एक लड़ाकू वर्ग आत्मा क्यूई पेशेवर बन गया। यदि रेड थॉर्न की उपस्थिति ने ब्लैक की पहचान को तुरंत साबित नहीं कर दिया होता तो भले ही ब्लैक के प्रशंसक और प्रशंसक नेता लियू लैंग जोड़ देते, बहुत से लोग यह विश्वास नहीं करते कि लिन युआन ब्लैक था। ऐसा इसलिए था क्योंकि लिन युआन ने कभी भी किसी उपचार प्रकार के फे का इस्तेमाल नहीं किया था। वह टॉवर पर चढ़ने के लिए लड़ाकू श्रेणी के फे का इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए सभी को एक ही समस्या मिली, लिन युआन की प्रतिभा। एक आत्मा क्यू पेशेवर की प्रतिभा को हमेशा विभिन्न स्तरों से देखा जाता था। ज्यादातर स्पिरिट क्यूई पेशेवर एक प्रजाति और एक प्रकार के फे के साथ संगत होंगे, जैसे कि रक्षा प्रकार बीटल प्रजाति फे। बेशक ताकत में भी अंतर था। उदाहरण के लिए, यदि एक स्पिरिट क्यूई पेशेवर पावर ऑफेंस टाइप टाइगर प्रजाति फे के साथ संगत था जबकि दूसरा पावर ऑफेंस टाइप बकरी प्रजाति फे के साथ संगत था, ताकत के अंतर को पहचानना आसान होगा। बाघ प्रजाति के फे में बकरी प्रजाति के फे की तुलना में एक ही ग्रेड पर अधिक लड़ाकू शक्ति होती है। प्रकृति के नियम ने ऐसी श्रेष्ठता निर्धारित की। प्राकृतिक दुनिया में बाघ निश्चित रूप से बकरियों को खाएंगे। बेशक ऐसी श्रेष्ठता तभी मौजूद होगी जब ग्रेड बराबर हो। हालांकि सभी बाघ प्रजाति के फे एक ही ग्रेड के बकरी प्रजाति के फे को हराने में सक्षम नहीं थे। बकरी प्रजाति के फे में कुछ दुर्लभ फे भी थे। लिन युआन ने जिस पवन गति तीव्र मृग को पाला था वह इसका एक उदाहरण था। ये हवा के तत्वों के उपयोग से उड़ने में सक्षम था जिससे ये बहुत तेज हो गया। इसलिए सामान्य बाघ प्रजाति के फी शायद पवन गति तीव्र मृग को हराने में सक्षम न हों। हालांकि गरीब पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले साधारण लोग जो पावर ऑफेंस टाइप बाघ प्रजाति के फे के साथ संगत थे, वे चाहते थे कि वे पावर ऑफेंस टाइप बकरी प्रजाति के फे के साथ संगत हों। बाघ प्रजाति के फे इतने आम नहीं थे और अगर कोई प्रतिष्ठित परिवार से नहीं था तो वे बाघ प्रजाति के फे को वहन करने में सक्षम नहीं होंगे।
इसके अलावा बाघ प्रजाति के फे को विकसित करते समय अधिक कीमती आध्यात्मिक सामग्री की आवश्यकता होती थी। चूसी जैसे लोगों के लिए, जो सभी रक्षा प्रकार के फे के साथ संगत थी, उसकी प्रतिभा को पूरे रेडियंस फेडरेशन में शीर्ष पायदान पर माना जाता था। एक रक्षा प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर के रूप में चूसी को रक्षा प्रकार के फे चुनते समय अपनी प्रतिभा द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा और वह उन्हें अपने इच्छित संयोजन के अनुसार स्वतंत्र रूप से चुन सकती है। इस तरह यह उसके अनुबंधित फे को एक निर्दोष लड़ाकू शैली बनाने की अनुमति देगा जो उसके लिए उपयुक्त थी। जब लड़ाकू श्रेणी के स्पिरिट क्यूई पेशेवर द्वंद्व युद्ध करते थे तो फे की व्यक्तिगत शक्ति एक कारक होती थी। कम रैंक वाले प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लड़ते समय कोई व्यक्ति ग्रेड में अंतर का उपयोग करके प्रतिद्वंद्वी को दबा सकता था और जीत सकता था। लेकिन जब एक समान रूप से मेल खाने वाले प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लड़ता था तो फे का संयोजन और समन्वय महत्वपूर्ण कारक होता था। लड़ाई में फे का इस्तेमाल करते समय ब्लैक के पास बहुत ज़्यादा संयोजन थे और कोई नियमित लय नहीं थी। इस प्रकार स्टार वेब पर लोगों ने ब्लैक की प्रतिभा का अनुमान लगाना शुरू कर दिया था। चाहे उन्होंने इस पर कैसे भी चर्चा की हो, उन्हें कोई निश्चित उत्तर नहीं मिल पाया। वे बहुत से निम्न श्रेणी के विद्वान और फे ऑब्जर्वर थे जिन्होंने ब्लैक द्वारा द्वंद्व युद्ध में इस्तेमाल किए गए फे का विश्लेषण किया था। फिर उन्होंने अपनी राय के आधार पर अपने लेख प्रकाशित किए। अप्रत्याशित रूप से जब उन्होंने अपने लेख प्रकाशित किए तो स्टार वेब के नेटिजन्स ने उन विद्वानों और फे ऑब्जर्वर को भड़का दिया। ब्लैक के बुलाए गए फे के आधार पर रक्षा प्रकार के फे के अलावा उसने पहले से ही लगभग हर दूसरे प्रकार के फे का इस्तेमाल किया था। वास्तव में लोग लिन युआन के बारे में इस तरह की अटकलें मुख्य रूप से चिमी के कारण लगा रहे थे। जब लिन युआन ने चिमी को अनुबंधित किया था तब यह एक साउंड बर्ड था जिसे फे भी नहीं माना जा सकता था और स्वाभाविक रूप से इसका कोई प्रकार नहीं था। चिमी यूस्त्रियास की तरह था जो बिना किसी लड़ाकू वर्ग के उत्पादन प्रकार का फे था। लेकिन जब लिन युआन ने चिमी को विकसित किया तो इसकी लड़ाकू वर्ग क्षमता जागृत हो गई थी। ब्लैक की प्रतिभा के बारे में लगातार बहस होती रही और अंततः एक क्लास 4 स्कॉलर ने ब्लैक की प्रतिभा पर आधारित एक लेख प्रकाशित किया। कक्षा 4 के विद्वान को पहले से ही रेडियंस फेडरेशन के ज्ञान जगत का शिखर माना जाता था। इसलिए जब इस कक्षा 4 के विद्वान ने लिन युआन की प्रतिभा के बारे में ये लेख प्रकाशित किया तो यह अनुमान लगाने का खेल समाप्त हो गया। कक्षा 4 के स्कॉलर के लेख ने भले ही हंगामा शांत कर दिया हो, लेकिन इसने सभी को ब्लैक की प्रतिभा या कहें कि उसकी संपत्ति के प्रति और अधिक भयभीत कर दिया है। उस क्लास 4 स्कॉलर ने स्टार टॉवर के द्वंद्वयुद्ध के दौरान अलग अलग फे की उपस्थिति का उपयोग करके अंतिम निर्णय दिया। ब्लैक के फे की गुणवत्ता बहुत अधिक होनी चाहिए और स्रोत प्रकार के जीवन रूप भी उसके शस्त्रागार में थे। क्लास 4 स्कॉलर ने यह भी कहा कि ब्लैक अभी भी रेडियंस फेडरेशन का शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा, भले ही स्रोत प्रकार के जीवन रूप तस्वीर से बाहर हों। अंत में कक्षा 4 के विद्वान ने अपने निष्कर्ष में थोड़ा सा चिढ़ाते हुए अनुमान लगाया कि ब्लैक के सभी परिस्रोत प्रकार के जीवन रूप थे। बेशक हर किसी ने उस हिस्से को मजाक के तौर पर लिया। स्रोत प्रकार के जीवन रूपों की दुर्लभता को एक तरफ रखते हुए अनुबंध बनाने के लिए कठोर आवश्यकताओं ने पहले से ही बहुत से लोगों को अटका दिया होगा। हालांकि ये तथ्य कि ब्लैक के पास स्रोत प्रकार के जीवन रूप थे मूल रूप से कक्षा 4 के विद्वान का निर्विवाद फैसला था। अब जबकि लिन युआन स्टार टॉवर की 100वीं मंजिल पर था, अगर वह द्वंद्व युद्ध जारी रखता तो उसे पदोन्नति द्वंद्व युद्ध में लड़ना पड़ता। वह पहले से ही काफ़ी थका हुआ था, इसलिए उसे पदोन्नति द्वंद्व युद्ध में लड़ने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उसने अपना व्यक्तिगत सूचना कार्ड खोला। नाम काला, लिंग पुरुष, ऊंचाई 178 सेमी, वजन 61 किग्रा, स्टार टॉवर मंजिल 100वीं मंजिल, स्पिरिट क्यूई, व्यवसाय हीलिंग टाइप पेशेवर, व्यवसाय रैंक सी रैंक, अनुबंधित फेस मोरबियस कांस्य एक्स लीजेंड, 1000 सवाल जानवर कांस्य आई किंगदंती, ट्वाइलाइट स्टाबर्ट सिल्वर आई फैंटेसी आई, लाल कांटा कांस्य वीक महाकाव्य, एसिड कोरोजन क्वीन बी गोल्ड आई लीजेंड, द्वंद्व रिकॉर्ड द्वंद्व 100 जीत 100 हार 0 उच्चतम मंजिल 100% जीत दर को देखते हुए और यह याद करते हुए कि कैसे वह एक मंजिल करके 100 मंजिल ऊपर चढ़ा था, लिन युआन को गहराई से महसूस हुआ कि उसने विकास नामक चीज प्राप्त कर ली है। पहले द्वंद्वयुद्ध से लेकर अब तक लिन युआन और उसके अनुबंधित फे के बीच पहले से कहीं बेहतर टीम वर्क रहा है। साथ ही उसे अपने फे की क्षमताओं के बारे में स्पष्ट समझ थी। लिन युआन एक युद्ध के नौसिखिए से एक अनुभवी युद्ध खिलाड़ी में बदल गया था जिसका अपना दृष्टिकोण था। लगातार द्वंद्वयुद्ध के साथ उसकी क्षमताओं का उपयोग करने का समय और अवसर अधिक कुशल हो गया। लेकिन अब भी लिन युआन समझ गया था कि उसके पास अभी भी आगे बढ़ने के लिए बहुत जगह है। लिन युआन को पता था कि सेलेस्टियल सीढ़ी में पदोन्नति द्वंद्व की शुरुआत से वह उन विरोधियों की तुलना में काफ़ी मजबूत विरोधियों का सामना करेगा जिनका सामना उसने पहले किया था। स्टार टॉवर पर चढ़ते समय हर 10 मंजिल को एक छोटा खंड माना जाएगा और हर 20 मंजिल को एक बड़ा खंड माना जाएगा।
लेकिन सेलेस्टियल सीढ़ी पर चढ़ते समय प्रतिद्वंद्वी शीर्ष से नीचे गिर सकते हैं। एक बदकिस्मत सेलेस्टियल सीढ़ी 5 सितारा विशेषज्ञ पदोन्नति द्वंद्व में भी गिर सकता है और उसे फिर से शुरू करना पड़ सकता है। इसलिए लिन युआन को समझ में आ गया कि अगले कुछ मुकाबले आसान नहीं होने वाले हैं। उसकी लगातार जीत भी रुक सकती है। लिन युआन वास्तव में अपनी लगातार जीत के बारे में चिंतित नहीं था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह लगातार 100 द्वंद्वयुद्ध जीतने और दिव्य सीढ़ी तक पहुंचने में सक्षम होगा। लिन युआन का मानना था कि स्टार वेब में लड़ते समय व्यक्ति को लगातार अपनी युद्ध शैली में सुधार करते रहना चाहिए और अपने युद्ध कौशल को संतुलित रखना चाहिए। इसलिए एक तरफा द्वंद्वयुद्ध की तुलना में एक समान मुकाबला अधिक कीमती था। अभी तक लिन युआन को यह महसूस नहीं हुआ था कि उसने एक ऐसा द्वंद्व लड़ा है जो बराबरी का माना जाता है। उसे युद्ध में अपनी और अपने अनुबंधित साथियों की क्षमता को निचोड़ने के लिए ऐसे द्वंद्व की आवश्यकता थी। केवल असफल होने पर ही लिन युआन ये समझ पाएगा कि उसमें क्या कमी थी। वास्तव में 100 द्वंद्वयुद्धों के बाद लिन युआन ने युद्ध में परियों की कमान संभालते समय अपनी कमजोरी को पहले ही भांप लिया था। स्टार टॉवर में लड़ते समय जीत हासिल करने के 2 तरीके थे। पहला था स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल को मारना और दूसरा था प्रतिद्वंद्वी के सभी फे को मारना। इनमें से किसी एक शर्त को पूरा करने पर ही द्वंद्व समाप्त होगा। लिन युआन को पहले भी खतरे का सामना करना पड़ा था, और अगर रेड थॉर्न ने उसकी मदद नहीं की होती तो वह प्रतिद्वंद्वी के छिपे हुए हमले से मारा जाता और वह द्वंद्व हार जाता। बेशक भले ही रेड थॉर्न ने हमले को रोकने के लिए गंभीर चोटें खाई थीं, फिर भी प्रभाव ने लिन युआन के बाएं कंधे की हड्डी को तोड़ दिया था। इस तरह की चोट लगने के बाद ही लिन युआन को लड़ाकू श्रेणी की आत्मा क्यूई पेशेवर के लिए जीवित रहने के महत्व का एहसास हुआ। इससे लिन युआन को अपने अगले अनुबंधित फे के बारे में सटीक उद्देश्य और दिशा मिल गई। लिन युआन एक ऐसे फे के साथ अनुबंध करना चाहता था जो उसकी रक्षा कर सके। दुर्भाग्य से लिन युआन रक्षा प्रकार के फे के साथ संगत नहीं था। इस प्रकार लिन युआन केवल शिनयंग की नकल करने का विकल्प चुन सकता था, जिसके अनुबंधित फे ने विशेष कौशल परिवर्तन कब्जा को जागृत किया था। अन्यथा उसे एक स्रोत प्रकार के जीवन रूप से अनुबंध करने की आवश्यकता होगी जो उसकी रक्षा कर सके। मात्र $1 में विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। $1 से विज्ञापन हटाएं। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियाँ संपर्क टॉस साइट में दान करें।